अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम शुरू करेंगे कैम्ब्रिज आईसीसीएसई का केमिस्ट्री पेपर 6 ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल विद दिस कोड एंड मई जून 2019। तो द टाइम ड्यूरेशन फॉर दिस पेपर इज 1 आवर। आपको ये इंस्ट्रक्शंस एक बार जरूर पढ़ लेनी चाहिए। नाउ सी इन दिस क्वेश्चन पेपर इट सेज के क्वेश्चन नंबर 1 it says a student did the following steps to make zinc chloride crystals from solid zinc oxide। देखिए, आपको उसने इनिशियली सॉलिड जिंक ऑक्साइड दिया। जब वो कहता है ना कि जी यू आर ट्राइंग टू मेक जिंक क्लोराइड क्रिस्टल्स, दैट मीन्स कि ये जिंक क्लोराइड क्रिस्टल्स आपका प्रोडक्ट है, क्योंकि यू आर ट्राइंग टू मेक इट। तो दिस इज द प्रोडक्ट। एंड जब वो कहता है फ्रॉम सॉलिड जिंक ऑक्साइड, तो इसका मतलब है कि ये इनिशियल वन ऑफ द इनिशियल रिएक्टेंट है। ठीक। तो अब आगे वो कहता है कि स्टेप 1 में क्या किया हमने। देखिए, अब आप इस पूरी चीज की, ये जो ऊपर आपको इस पूरा ये ब्लैंक पेज सा दिया हुआ है, इस ब्लैंक पेज को इसीलिए दिया जाता है कि आप इस पे पिक्चर्स वगैरह, कोई भी ड्राइंग्स वगैरह आपने करनी हो आप कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में कहता है पोर 40 cm क्यूब ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए, जितने भी स्टोरी टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिनमें स्टेप 1 2 3 4 वो कहता है, या एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 3 4, आप इनको पिक्चराइज कर लिया करो, तो सिचुएशन आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगी कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो अब वो कहता है स्टेप 1 में यू हैव टू पोर 40 cm क्यूब ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनटू अ बीकर। ठीक है जी। तो हम यूं करते हैं कि यहाँ पर इसकी पिक्चर मेकिंग करते हैं। चलिए जरा स्टेप्स और पिक्चर्स ऐसे सामने रखते हैं। तो स्टेप 1 में हमने क्या किया कि हमने 40 cm क्यूब ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसे एक जार में, एक बीकर में 40 cm क्यूब ऑफ H2SO4 को, सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नॉट सल्फ्यूरिक एसिड। तो दिस इज 40 cm क्यूब ऑफ HCl। ठीक है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनटू अ बीकर डाला, और कहता है ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ जिंक ऑक्साइड। अब देखिए, आपने इसमें एक स्मॉल अमाउंट ऑफ जिंक ऑक्साइड भी डाल दी। अब सवाल आपसे ये था कि जिंक ऑक्साइड एक मेटालिक ऑक्साइड है। रिमेंबर, जिंक एक ट्रांजिशन मेटल है और ये उसका मेटालिक ऑक्साइड है। अब मेटालिक ऑक्साइड में आपने पढ़ा था एमबीए का वर्ड कि मेटालिक ऑक्साइड्स, ऑल मेटालिक ऑक्साइड्स, एम फॉर मेटालिक ऑक्साइड्स, दे आर आइदर बी फॉर बेसिक, दे आर बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक है, आइदर दे आर बेसिक ऑक्साइड्स और ए फॉर दे आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो अब आपको अगर ये बात पता है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन कौन से थे? दे वर 4 एग्जैक्टली इन नंबर। एक था ऑल यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जीब्रास यानी जिंक ऑक्साइड, प्ले यानी लेड ऑक्साइड, एंड टिन ऑक्साइड स्नूकर। तो द सेंटेंस जिससे हमने एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स याद किए थे, दे वर ऑल जीब्रास, प्ले, स्नूकर। तो इसका मतलब है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड। These four metal oxides are amphoteric, means half of their body is acidic, half is basic. And amphoteric oxides के बारे में हमने पढ़ा था कि they react with both acids and bases। ठीक है, they react with acids as well as bases, दोनों के साथ ये बराबर रिएक्ट करते हैं, undergoing a neutralization reaction forming salt and water। खैर, उसने अब कहा कि 40 cm क्यूब आपने इस बीकर में HCl डाला और एक स्मॉल अमाउंट ऑफ जिंक ऑक्साइड डाला। अब आपको पता है कि जिंक ऑक्साइड अगर एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो इसका मतलब है कि वो एसिड HCl से रिएक्ट करेगा। बट अब अगर जिंक ऑक्साइड ये HCl एसिड है, तो जिंक ऑक्साइड अपना बेसिक वाला पार्ट जो है इसके साथ रिएक्ट करके वही सॉल्ट एंड वाटर करके न्यूट्रलाइजेशन करेगा। तो ये वैसे एक बात आपको जरा बताना चाह रहा था मैं ये। अब वो कहता है वार्म द मिक्सचर एंड स्टर इट। तो आपने क्या किया कि इधर से इस मिक्सचर को इधर से आपने हीट किया, यानी वार्म कर रहे हो आप, और एक ग्लास रॉड या किसी भी एक स्टरर के साथ आप इसको स्टर भी करते जा रहे हो। ठीक। अब देखिए, इसमें रिएक्शन क्या होगा। आपको पता है कि जिंक ऑक्साइड का मेटल ऑक्साइड जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा, एंड एज अ रिजल्ट, अब देखिए HCl
पहला थॉट आप दें कि HCl तो कंफर्म एक एसिड है, लेकिन जिंक ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बट वो रिएक्ट तो करता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऑलवेज रिएक्ट विद एसिड्स, दे ऑलवेज रिएक्ट विद बेसिस आल्सो, ठीक है। बट जब कोई एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसी एसिड से रिएक्ट करेगा, तो फिर याद रखिएगा कि ये अपना बेसिक वाला पार्ट, याद रखिए कि दिस विल यूज इट्स बेसिक वाला पोर्शन। तो एम्फोटेरिक जो है ये अभी अपना बेसिक पार्ट इस्तेमाल करके, ठीक है, एसिडिक पार्ट को फिर ये अनयूज्ड ही रखेगा। तो बेसिक पार्ट इसका यूज होगा और बेस एसिड रिएक्ट करके एक सॉर्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, और इसमें हमें पता है कि जिंक क्लोराइड का एक्वस बनेगा और साथ आपके इसमें H2O लिक्विड ये बन जाएगा। तो बेसिकली हो ये रहा है कि जिंक जो है वो जाकर एसिड के एनाइन के साथ जुड़ता है न्यूट्रलाइजेशन में, और ये जिंक क्लोराइड ZnCl2 बनता है, और पीछे ये H जुड़ जाता है ऑक्सीजन के साथ, तो ये H2O बन जाता है। तो ये सारी रिकॉलिंग आपने की थी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड अगर किसी एसिड से रिएक्ट करेगा, तो इसका मतलब है कि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड में दो बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, समझ लें इसका आधा बॉडी पार्ट एसिडिक है, आधा इसका बेसिक है। तो अगर एम्फोटेरिक किसी एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तो फिर वो अपना ये बेसिक वाला पार्ट खर्च करेगा, ठीक है, बेसिक वाला पार्ट खर्च करेगा और रिएक्शन परफॉर्म करेगा। तो अब देखिए इसमें आगे वो कहता है, फिर जरा नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नाउ स्टेप 2 में वो कहता है कि आपने कंटिन्यू टू ऐड जिंक ऑक्साइड। अब आप उस HCl में कंटिन्यू करते जा रहे हो, जिंक ऑक्साइड और से और डालते जा रहे हो, अंटिल ऑल ऑफ द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैज रिएक्टेड। तो देखिए आपने इसमें इस रिएक्शन में व्हाट आर यू डूइंग, यू आर बेसिकली कंटिन्यूअसली एडिंग, आप इसमें जिंक ऑक्साइड ऐड करते जा रहे हो। जिंक ऑक्साइड इज बीइंग एडेड, किस हद तक आप ऐड करते जा रहे हो, इज बीइंग एडेड अंटिल ऑल HCl is reacted, या until all HCl reacts। तो जब तक इस सोल्यूशन में पड़ा सारा HCl रिएक्ट नहीं कर जाता, वो कह रहे हैं कि जिंक ऑक्साइड हम इसमें डालते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन होता जाएगा और जिंक क्लोराइड एक्वस फॉर्म होता जाएगा। अब वो कहता है स्टेप नंबर 2 में, आई होप आपको ये बात याद है कि जिंक क्लोराइड को मैंने एक्वस क्यों लिखा है। एक्वस इसलिए लिखा कि ऑल द क्लोराइड्स, रूल नंबर 5 याद है, all the chlorides, bromides and iodides are soluble except सिल्वर के क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सॉलिड्स होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते। लेड 2 के क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड डिसॉल्व नहीं होते। मर्करी 2 के क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड डिसॉल्व नहीं होते। और कॉपर 1 का क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड डिसॉल्व नहीं होता। इन चार कैटाइंस के जो क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स हैं, वो पानी में डिसॉल्व नहीं करते, दे रिमेन सॉलिड। बट इनके अलावा जो भी क्लोराइड, ब्रोमाइड होगा, तो जिंक क्लोराइड देखो इन चारों में नहीं आता, तो वो फिर एक्वस वालों में आता है, वो एक्वस होगा। सॉल्युबिलिटी रूल्स आप सबको अप्लाई करना सब डिटेल में सीखा हुआ है, तो थ्योरी के जरिए प्रिपरेशन तो इसकी होनी चाहिए। तो मैं आपको जरा पहले ना ये सिचुएशन पूरी समझा रहा हूँ। अब वो कह रहा है कि कंटिन्यू टू ऐड जिंक ऑक्साइड टू द बीकर अंटिल ऑल द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैज रिएक्टेड, ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि रिमूव द एक्सेस जिंक ऑक्साइड। तो आप इसमें जिंक ऑक्साइड डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, जब तक वो पूरा HCl कहता है रिएक्ट नहीं कर जाता, तो फिर एक टाइम आएगा ना कि उसमें जिंक ऑक्साइड डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा और वो बेस पे ऐसे सेटल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको स्टेप 3 में वो कहता है कि हमने फिर रिमूव कर दिया एक्सेस जिंक ऑक्साइड को। तो जो जिंक ऑक्साइड, मिसाल अब आप जिंक ऑक्साइड इसमें डालते जा रहे हो, ठीक है जी, जिंक ऑक्साइड जाता जा रहा है, HCl से रिएक्ट करता जा रहा है, जिंक क्लोराइड प्लस वाटर इसके अंदर बनता जा रहा है। लेकिन एक टाइम आएगा कि ये जिंक ऑक्साइड का सॉलिड इसमें डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि सारा HCl रिएक्ट कर चुका, क्योंकि जिंक ऑक्साइड जो है वो रिएक्शन जब तक करता रहेगा तो उसका वो सॉलिड पार्ट डिसअपेयर हो के जिंक क्लोराइड में डिसॉल्व होता जाएगा ना। लेकिन एक टाइम आएगा कि जिंक ऑक्साइड फिर डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। तो उसको वो कह रहे हैं कि फिर जाहिर है वो जो इनसॉल्युबल जिंक ऑक्साइड का सॉलिड है, उस एक्सेस को हमने रिमूव कर देना है बाय फिल्ट्रेशन। वो आगे में भी पूछ सकता है वो। और स्टेप 4 में फिर कहता है ऑब्टेन क्रिस्टल्स ऑफ जिंक क्लोराइड फ्रॉम द सोल्यूशन।
अब देखिए आपके पास जब ये रिएक्शन बंद हो जाएगा, उसमें से फालतू जिंक ऑक्साइड तो आपने फिल्ट्रेशन से रिमूव करा लिया, तो पीछे आपके पास जो सोल्यूशन बचेगा उसमें आपके पास ये वाला पोर्शन। तो देखिए उस रिमेनिंग सोल्यूशन में, अब आपके पास इस रिमेनिंग सोल्यूशन में क्या मौजूद होगा, ये मैं आपको ना पूरी सिचुएशन जरा डिकोड कर रहा हूँ कि रिमेनिंग सोल्यूशन में अब आपके पास जिंक क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन मौजूद है, और साथ जाहिर है एक्वस है तो वाटर तो उसमें बड़ा हुआ है। तो अब आपने इस एक्वस सोल्यूशन में से जिंक क्लोराइड के, अभी तो ये एक्वस फॉर्म, बट आपने इसमें से जिंक क्लोराइड के क्रिस्टल्स हासिल करने। तो आपने प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स में, याद है क्रिस्टलाइजेशन में ये पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है और आपको पता है कि इसमें किस तरह से कार्रवाई की जाती है। तो जरा ये देखिएगा अब कि आगे उसने कहा जी कि हमने फिर क्या किया कि इधर से ऑब्टेन कर लिए क्रिस्टल्स फ्रॉम द सोल्यूशन। नाउ द क्वेश्चन सेज के नेम द apparatus यूज्ड इन स्टेप 1 टू ऐड जिंक ऑक्साइड। तो स्टेप 1 में जो आप ये ऐड कर रहे थे स्मॉल अमाउंट ऑफ जिंक ऑक्साइड बार बार, तो ये जाहिर है किसी चम्मच से ही आपने जब भी कोई सॉलिड, मिसाल के तौर पे आप ये जो जिंक ऑक्साइड का सॉलिड इसमें ऐड करते जा रहे हो, तो स्टरिंग तो आप करोगे इस ग्लास रॉड या स्टरर से, लेकिन जो ये सॉलिड अमाउंट आप डालते हो जब भी, तो केमिकल्स को ना हम ऐसे नमक की तरह से चुटकी से पकड़ के नहीं डालते, बिकॉज केमिकल्स को हम अवॉइड करते हैं अपने साथ कांटेक्ट में, स्किन से कांटेक्ट में आने से। तो फिर बेस्ट ये है कि आप किसी भी केमिकल को जब किसी जार में सॉलिड पोर्शन को डालते हो, तो आप उसके लिए यूज करते हैं जो हमने apparatus पढ़ा था स्पैचुला के नाम से, तो एक जो चम्मच सा होता है, ठीक है, स्पैचुला इज दैट इंस्ट्रूमेंट या apparatus जिससे हम ये सॉलिड जिंक ऑक्साइड डालेंगे। फिर वो कह रहे कि नेम बताओ उस apparatus का स्टेप 1 में जिससे मिक्सचर को वार्म किया आपने। तो ये लैब में तो हम हमेशा वार्मिंग या हीटिंग बंसन बर्नर्स के साथ ही करते हैं, ठीक है। तो बंसन बर्नर्स भी हो सकते हैं या स्पिरिट लैम्प भी, लेकिन ज्यादातर बंसन बर्नर इसी का हमें जिक्र करना चाहिए। अब वो कहता है कि हाउ डिड द स्टूडेंट, चलिए जरा आंसर पार्ट बाय पार्ट भी चेकिंग करते हैं ताकि आपको ये तसल्ली भी रहे कि हमने ये कैसे किया इसको। तो देखिए पार्ट 1 स्पैचुला एंड पार्ट 2 बंसन बर्नर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि, कहता है हाउ डिड द स्टूडेंट नो दैट ऑल ऑफ द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैड रिएक्टेड इन स्टेप 2। देखिए स्टेप 2 में उसने क्या कहा था कि कंटिन्यू एडिंग जिंक ऑक्साइड टू द बीकर अंटिल ऑल ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैज रिएक्टेड। तो वो कह रहे हैं हाउ डिड द स्टूडेंट नो दैट ऑल द HCl हैज रिएक्टेड। तो देखिए जब जिंक ऑक्साइड आप डालते जा रहे हो, जब तक तो HCl के पार्टिकल्स अवेलेबल हैं जार में, तो वो तो जिंक ऑक्साइड के साथ लड़ाई करके रिएक्शन होता जाएगा, जिंक क्लोराइड जैसे रिएक्शन मैंने ऊपर लिखा। तो जब तक ये HCl के पार्टिकल्स अवेलेबल है, वो जिंक ऑक्साइड से रिएक्ट करके ये बनाते जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप देखोगे कि जब ये जिंक ऑक्साइड इसमें डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, यानी जैसे ही HCl के मॉलिक्यूल्स अंदर खत्म हो जाएंगे ना, रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाएंगे इस तरह जिंक क्लोराइड और वाटर में, तो आपका ये जिंक ऑक्साइड, अब जाहिर है जब HCl सारा खर्च हो जाएगा, तो क्या अब जिंक ऑक्साइड का सॉलिड मजीद रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा। तो वो ऐसे सॉलिड पार्टिकल का सॉलिड ही ऐसे बेस पे सेटल होता जाएगा, तो मजीद जिंक ऑक्साइड जो है वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। तो हमें कैसे पता लगेगा हाउ डिड द स्टूडेंट नो दैट ऑल द HCl हैज रिएक्टेड? वो इस तरह पता लगा कि विल जिंक ऑक्साइड स्टॉप्स डिसॉल्विंग। तो आप इसमें ये लिख सकते हो कि जिंक ऑक्साइड स्टॉप्स डिसॉल्विंग। अब इसमें चूंकि कोई गैस प्रोड्यूस हो नहीं रही, वरना हम फिजिंग रुकने की बात भी करते, तो जिंक ऑक्साइड स्टॉप डिसॉल्विंग एंड इज सीन एज अ सॉलिड, ठीक है जी। तो वो डिसॉल्व होना बंद हो जाता है और उसको हम देखेंगे कि वो बेस पे ऐसे सेटल होता जाएगा, ठीक है, मजीद डिसॉल्व होना ही बंद हो जाएगा। क्यों? कि उसका HCl के साथ रिएक्शन ही खत्म हो गया, तो अब जिंक ऑक्साइड जैसा था वैसी हालत में रहेगा। तो अब जरा ये देखिएगा कि इसका भी आंसर मैचिंग जरा साथ साथ करते जाते हैं ताकि फ्रेजिंग हम सीखते जाए। तो वो कह रहा है देखिए सॉलिड रिमेन्स, या कहता है जिंक ऑक्साइड स्टॉप्स डिसॉल्विंग। अब मैंने ये वाला ऑप्शन इसमें यूज किया, तो जिंक ऑक्साइड स्टॉप्स डिसॉल्विंग या स्टॉप्स रिएक्टिंग,
स्लैश का मतलब ऑल्टरनेट आंसरिंग होती है, ठीक है। अब देखो वो कहता है सी के पार्ट 1 में, कहता है व्हाट इज मेंट बाय द टर्म एक्सेस इन स्टेप 3। तो एक्सेस के लफ्ज का बच्चों क्या मतलब होता है? एक्सेस का मतलब, एक फ्रेज याद रख लीजिए कि एक्सेस कहते हैं जब चीज बहुत ज्यादा हो, रिएक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा हो, तो उस चीज का हमेशा थोड़ा अमाउंट, कुछ अमाउंट उसका रिएक्ट कर जाता है जितना करना होगा, और मोस्ट ऑफ इट वो रह जाता है अनरिएक्टेड हालत में। तो टर्म एक्सेस का मतलब होता है, ये आप एक फ्रेज याद ही रख लो एज अ डेफिनेशन, कि ऐसा सब्सटेंस विच इज मोर देन इनफ, ठीक है, विच इज मोर देन इनफ टू रिएक्ट। तो जो रिएक्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सब्सटेंस जो अवेलेबल हो, मोर देन इनफ अवेलेबल हो टू रिएक्ट, उस चीज को एक्सेस या ज्यादा रिएक्टेंट का खिताब दिया जाता है। तो अब जरा हम इसको देखते हैं। पार्ट 2 में वो कहता है कि देखिए, हाउ इज द एक्सेस जिंक ऑक्साइड रिमूव्ड इन स्टेप 3। अब आपको पता है कि ये एक्सेस वाला हिस्सा स्टेप 3 में, देखिए ना हमने क्या कहा था कि रिमूव द एक्सेस जिंक ऑक्साइड। तो कोई भी इस तरह का जो सॉलिड रह जाए किसी सोल्यूशन के अंदर, उसको कैसे रिमूव किया जाता है बाय दैट सोल्यूशन? तो वो फिर हम हमेशा ऐसे फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस करते हैं। तो ऊपर वो जो सॉलिड है एज अ रेजिड्यू रह जाता है, और नीचे फिल्ट्रेट आपके पास, ये सारा सोल्यूशन जो आ गया रिमेनिंग, ये फिल्ट्रेट, ये वाला आपके पास फिल्ट्रेट आ गया, ठीक है। और ये रेजिड्यू के तौर पे जिंक ऑक्साइड एज अ रेजिड्यू ये आ जाएगा ऊपर कलेक्ट होके। तो फिर कैसे रिमूव किया जाता है किसी भी एक्सेस जिंक ऑक्साइड रिमूव फ्रॉम द स्टेप 3? दैट विल बी डन थ्रू फिल्ट्रेशन। तो हम इसमें वर्ड लिखेंगे कि जी, फिल्ट्रेशन का लफ्ज, स्पेलिंग जरा ठीक रखिएगा इसकी। तो फिल्ट्रेशन के वर्ड को हमने करना है कि जी, इट विल बी रिमूव्ड थ्रू फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो हाउ इज द एक्सेस रिमूव? फिल्ट्रेशन और फिल्टर दोनों एक ही बात है, यानी थ्रू दैट प्रोसेस या फिल्टर करके उसको निकाल। अब जरा देखिए नेक्स्ट उसने क्या कहा। कहता है डिस्क्राइब हाउ द क्रिस्टल्स आर ऑब्टेन्ड इन स्टेप 4। अब 3 मार्क्स का ये सवाल है। तो आपने क्रिस्टल्स कहता है कैसे ऑब्टेन किए स्टेप 4 में। तो बच्चों एक बात बताओ, आपको क्रिस्टलाइजेशन का पता हुआ है ना? कि देखो, अब इनिशियली क्या किया हमने, पूरा स्टेप अब जरा ये समझो कि जिंक ऑक्साइड हम इस HCl में डालते गए, और ये रिएक्शन होता गया कि जिंक ऑक्साइड और HCl रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड प्लस वाटर बनाते गए, ठीक है। अब अंदर ही जिंक क्लोराइड और वाटर भी बनता जा रहा है। लेकिन जैसे ही HCl सारा खत्म हो गया, तो जिंक ऑक्साइड अब मजीद उसके साथ डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। तो फिर वो जो एक्सेस जिंक ऑक्साइड था वो तो हमने फिल्ट्रेशन के थ्रू निकाल दिया। तो ये जो रिमेनिंग सोल्यूशन निकलता है, ये आपके पास फिल्ट्रेट के तौर पे आ गया। अब इस फिल्ट्रेट में आपके पास क्या क्या पड़ा हुआ था? इस फिल्ट्रेट में आपके पास ये जिंक क्लोराइड और वाटर के सोल्यूशन था। तो अब जिंक क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन में से आप जिंक क्लोराइड के क्रिस्टल्स कैसे हासिल करते हो? तो आपको उसका वो 3 स्टेप प्रोसीजर याद है कि सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि इसको हम एक डिश में डालेंगे, ये जो सोल्यूशन है, और इसका आधा वॉल्यूम याद है हम इवेपोरेट करा देंगे, एंड जो रिमेनिंग हाफ रह जाएगा उसको हम कूल डाउन करेंगे। कूल द रिमेनिंग हाफ अंटिल क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट। तो जब वो क्रिस्टल्स बनना शुरू होंगे, उनको फिर हम फिल्टर करके ड्राई बिटवीन द पैड्स ऑफ द फिल्टर पेपर कर देंगे। तो ये बात जरा समझने की जरूरत थी कि क्रिस्टलाइजेशन के वो 4 स्टेप्स क्या थे। तो सबसे पहले तो हम उसको कहेंगे कि जी आपने इवेपोरेट इवेपोरेट द सोल्यूशन, इवेपोरेट द रिजल्टिंग सोल्यूशन। जो फिल्टर करने के बाद फिल्ट्रेट आपके पास आया था, उसमें जिंक क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन था ना। तो इवेपोरेट द रिजल्टिंग सोल्यूशन टू हाफ इट्स वॉल्यूम, यानी उसको हम बॉईल करेंगे कि वो पानी उसमें से आधा निकल जाए और आधा रह जाए। तो फिर हम करेंगे कूल द रिमेनिंग हाफ। तो आपने वो जो रिमेनिंग हाफ है, कूल द रिमेनिंग हाफ सोल्यूशन अंटिल क्रिस्टल्स फॉर्म, ठीक है जी। तो अंटिल क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट, उसको हम अक्सर फ्रेजिंग में इस तरह लिख देते हैं, अंटिल क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट या अंटिल क्रिस्टल्स फॉर्म। फिर हम क्या करेंगे कि फिल्टर द क्रिस्टल्स, वो जो क्रिस्टल्स बनेंगे उनको हम फिल्टर द क्रिस्टल्स एंड ड्राई बिटवीन द पैड्स ऑफ द फिल्टर पेपर। तो ड्राई बिटवीन पैड्स ऑफ फिल्टर पेपर। तो अब आपने ऐसे फिल्टर पेपर के पैड्स के दरमियान उनको ड्राई करना।
तो वो बात तो खैर कंप्लीट डिटेलिंग है। लेट्स सी अब इसने मार्क स्कीम में क्या इसको इतना ब्रीफ किया हुआ है। अच्छा, ये तो पिछले पार्ट का आंसर था कि जब उसने कहा था एक्सेस का मीनिंग तो मोर देन इनफ टू रिएक्ट। अब ये एक फ्रेज है तो चलो मैंने जैसे इसको समझ कर याद रख लिया, आप भी रख लो। और फिर उसने कहा था कि हाउ इज एक्सेस वो रिमूव, तो फिल्ट्रेशन या फिल्टर, तो वो भी हमारा जवाब ठीक है। और अब इस सवाल के जवाब पे आते हैं कि देखिए उसने कहा कि क्रिस्टल्स कैसे ऑब्टेन किए, तो हमने लिखा ना इवेपोरेट द रिजल्टिंग सोल्यूशन टू हाफ इट्स वॉल्यूम, तो इवेपोरेट सोल्यूशन का फ्रेज उसमें आ रहा है, देखो इवेपोरेट द रिजल्टिंग सोल्यूशन। तो इस तरह आपको मैं कह रहा था कि बीच में ये बाकी वर्ड्स आ जाना इज ओके, बट फ्रेज वो आपकी बेसिक उसमें होनी चाहिए। टू क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट, दूसरा मार्क देखो उसने ये दिया टू क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट, तो अब जहन में रखना आइंदा इसमें इस तरह वर्ड यूज करना चाहिए। और फिर कहता है लीव टू कूल, अब उसने बड़ी ब्रीफ बात की है कि कूल द रिमेनिंग हाफ अंटिल क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट। तो अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, मैंने इसमें ये जो एक्स्ट्रा डिटेल दिया है ये कंप्लीट आंसर है, बट जो आप कर रहे थे वो बेसिकली मार्क्स स्कीम में उसने थोड़ा ब्रीफ रखा हुआ है इसको। बहरहाल आप पूरा पूरा इसको लिख लो ताकि जगह अवेलेबल थी तो आई कुड राइट इट। अब जरा देखिए इसने ई पार्ट में क्या कहा है। ई में कहता है सजेस्ट हाउ द मेथड वुड डिफर इफ जिंक कार्बोनेट वाज यूज्ड इंस्टेड ऑफ जिंक ऑक्साइड। देखिए एक बात याद रखें कि अगर हम HCl के साथ जिंक कार्बोनेट को रिएक्ट कराते, वो कह रहा है जिंक ऑक्साइड के बजाय अगर जिंक कार्बोनेट का सॉलिड, अब आपको पता ना कि जिंक कार्बोनेट भी इनसॉल्युबल सॉलिड है। ऑल कार्बोनेट्स, एट रूल याद करो, ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट ग्रुप 1 कार्बोनेट्स एंड अमोनियम कार्बोनेट, तो ये तो उनमें नहीं आता, तो फिर ये सॉलिड ही होगा। अब वो कह रहे हैं कि सजेस्ट के मेथड कैसे डिफर करता, यानी वो ये कह रहे हैं कि बताएं मेथड किस तरह डिफरेंट होता, ये जो ऊपर उसने मेथड बताया हुआ है, अगर जिंक कार्बोनेट यूज किया जाता इंस्टेड ऑफ जिंक ऑक्साइड। तो अगर हम जिंक कार्बोनेट यूज करते तो फिर ये मेथड कैसे डिफरेंट होता। फिर ये मेथड ऐसे डिफरेंट होता कि जरा पहले रिएक्शन देखते हैं। आपको ये बात बच्चों मालूम है ना कि जिंक ऑक्साइड, अब ये भी देखो जिंक कार्बोनेट भी, अब रिकॉल दे रहा हूं, ये भी एक बेसिक इन नेचर चीज है और ये भी एसिडिक है, तो यहाँ फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और यहां से ये जिंक उठ के एसिड के एनाइन जिंक क्लोराइड बनाएगा सॉल्ट, तो बन वही चीज रही है देखो, इस तरह भी बना सकते थे। बट कार्बोनेट में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर भी एज, तो वाटर तो बनना है, कार्बन डाइऑक्साइड एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट इसमें यूं आ रहा है। तो बताइए अगर हम जिंक ऑक्साइड के बजाय जिंक कार्बोनेट यूज करते तो वो जो ऊपर उसने बताया था वो डिफरेंट कैसे होता। तो उस तरह डिफरेंट होता कि जितने भी कार्बोनेट्स एसिड्स के साथ रिएक्ट किए जाते हैं, आप कभी लैब में टेस्ट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कार्बोनेट्स विद एसिड्स में कभी हीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब आप इस रिएक्शन को कर रहे थे तो जिंक ऑक्साइड प्लस HCl में आपको बंसन बर्नर के जरिए हीट देनी पड़ रही थी। ठीक है, तो ये चूंकि एक सिंपल मेटल ऑक्साइड है और ये HCl है, इसमें हीट का जिक्र देखो ना जहां पे इसने ये लिखा हुआ है कि वार्म द मिक्सचर एंड स्टर इट। लेकिन कार्बोनेट वाले केस में हमें कोई हीटिंग की जरूरत नहीं पड़नी, सिंपली आप कार्बोनेट जैसे एसिड में डालोगे, सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की फिजिंग स्टार्ट हो जाएगी, बबलिंग शुरू हो जाएगी। तो ये कैसे डिफरेंट होता, तो हम उसमें लिखते कि जी हीटिंग या वार्मिंग, अगर जिंक कार्बोनेट यूज करते तो हीटिंग और वार्मिंग वाज नॉट नेसेसरी। ठीक है, हीटिंग या वार्मिंग इज नॉट नेसेसरी, कर दें तो भी ठीक है, ना करें तो भी रिएक्शन कंडक्ट होगा। तो इस तरह आपको इसने ये बेसिकली जवाब इसमें मांगा है, तो हम कह सकते हैं कि जी हीटिंग या वार्मिंग सी नॉट नेसेसरी। देखो अब ये बेसिकली ना प्रैक्टिस कर करके फ्रेजेस मैचिंग मेरी भी स्टार्ट हो गई होना, आपकी भी होती जाएगी, तो जाहिर सीख कर समझ आ जाता है कि यार अब प्रैक्टिस लिख लिख के ये फायदा होगा। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 जी, जिसमें उसने पूरा एक सवाल जवाब मांगा था, तो जस्ट अलोंग विद दिस एक प्रॉपर रिकॉल हर पेपर में हम करते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि देखो अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेटेड द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम रिबन। अब देखिए मैग्नीशियम रिबन का मतलब है कि आपको उसने एक Mg सॉलिड, मैग्नीशियम का सॉलिड मेटल दिया हुआ है। इन्वेस्टिगेशन किस बारे में कहता है, स्टूडेंट इन्वेस्टिगेटेड द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हम इस रिएक्शन की स्पीड, इसमें हम स्पीड ऑफ रिएक्शन को पढ़ रहे हैं। ठीक है,
हम देखना चाह रहे हैं कि स्पीड ऑफ रिएक्शन कैसे वो कनेक्टेड है मैग्नीशियम रिबन एंड सॉल्यूशंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस। अब देखो ये बात आपको समझ आ गई है कि हम सॉल्यूशंस HCl के ले रहे हैं, ठीक है, वी आर टेकिंग मैग्नीशियम को रिएक्ट करवा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशंस के साथ। सॉल्यूशंस के नाम HIJK ये रखे हुए उसमें, और वो कह रहा है द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाज इन एक्सेस इन ऑल एक्सपेरिमेंट्स। अब देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहता है वाज इन एक्सेस, इसका मतलब ये हुआ अगर HCl आपका एक्सेस में था तो दैट मीन्स के HCl फुली रिएक्ट नहीं हुआ होगा, उसका कुछ पोर्शन रिएक्ट हुआ होगा और बाकी कुछ पोर्शन लेफ्ट ओवर बच गया होगा। ठीक, तो ये बात जरा समझिएगा। अब मैं इसको पिक्चराइज अगेन जरा इधर कर दूं आपके लिए कि देखिए इस पूरे रिएक्शन में व्हाट इज ही बेसिकली ट्राइंग टू से। वो कहना ये चाह रहा है कि हमने इधर से ना मिसाल के तौर पे ऐसे इसमें सॉल्यूशंस डिफरेंट लिए HCl के HIJK। देखिए सॉल्यूशंस के नाम उसने रखे HIJK। तो सपोज ये सॉल्यूशन H है, ठीक है, ये सॉल्यूशन I है, ये सॉल्यूशन J है और ये सॉल्यूशन K है। तो ये चार डिफरेंट सॉल्यूशंस HIJK उसने एक टेस्ट ट्यूब में लिए और ऊपर से उसने मैग्नीशियम रिबन उसमें डाला। बट वो ये कह रहा है कि ये सारे HCl के एक्वस सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, दीज ऑल आर HCl के एक्वस सॉल्यूशंस। तो आप इस तरह एग्जाम में भी पिक्चर मेकिंग अपने लिए जरूर कर लिया करो, तो बहुत क्लियरली समझ आ जाती है कि वो बात क्या कर रहे। तो अब जब आपने HCl के सॉल्यूशंस ऐसे इसमें पुट इन किए तो वो कहता है तो ये डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन है, याद रखिए इसमें HCl की कॉन्सेंट्रेशन कुछ और है, इसमें मे बी ज्यादा हो, इसमें और ज्यादा हो, इसमें और बेसिकली मे बी कम हो, तो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन वाले। यानी अगर आप गौर करो तो वो इफेक्ट पता है क्या देख रहा है, वो देख रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बदलने से स्पीड ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है। बट याद रखिए कि HCl इन सारे रिएक्शंस में एक्सेस में है। इन ऑल ऑफ दीज रिएक्शंस HCl इज इन एक्सेस। इसका मतलब है HCl फुली कंज्यूम नहीं होगा, इसका कुछ पार्ट कंज्यूम होगा, लेकिन जो मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम है, वो आपका कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। तो याद रखिए इस रिएक्शन में अगर HCl एक्सेस में है तो वो फुली कंज्यूम नहीं होगा, लेकिन दूसरा रिएक्टेंट यानी मैग्नीशियम कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। ये मैं आपको ना पूरा सवाल देखिए हर एस्पेक्ट में ऐसे खोल के समझा रहा हूं ताकि चीजें रिकॉल रिवाइज भी हों। अब वो आगे कह रहा है कि देखिए 5 एक्सपेरिमेंट्स कहता है वर डन। एक्सपेरिमेंट 1 में क्या किया था, अब जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं ना एग्जाम में ये क्वेश्चन नंबर 2 आपने कोशिश करना है सबसे एंड पे किया जाए। बाकी क्वेश्चन 1 3 4 जरा इजी टू मैनेज सवाल होते हैं, ये थोड़ा सा सवाल बहुत आसान होता है। तो अब वो ये कह रहा है कि जी एक्सपेरिमेंट 1 में अ मेजरिंग सिलेंडर was used to pour 30 cm cube of solution H into a beaker। अब देखो उसने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में क्या कहा, कहता है कि हमने एक मेजरिंग सिलेंडर यूज किया, क्योंकि देखो आपने प्रीवियस ईयरलीज में देखा है इन सवालों को पूछता रहता है वो। तो वो कहता है कि एक मेजरिंग सिलेंडर को यूज करके हमने पोर किया 30 cm क्यूब ऑफ सोल्यूशन H इनटू अ बीकर। तो आपने सिलेंडर से 30 cm क्यूब सोल्यूशन नाप के HCl का, ठीक है, 30 cm क्यूब HCl का सोल्यूशन मेजर आउट करके, ठीक है, यानी आपके पास एक बड़ा सा केमिस्ट्री लैब में जार पड़ा हुआ था जिसमें HCl है ना, आपने इसमें से इस सिलेंडर को यूज करके 30 cm क्यूब HCl नाप लिया और उसको कहता है कि अब ट्रांसफर कर दिया हमने एक बीकर में, इनटू अ बीकर। अब ये सोल्यूशन H है, तो आपने इधर 30 cm क्यूब ऑफ सोल्यूशन H, ठीक है जी, 30 cm क्यूब H का सोल्यूशन H कौन है, याद रखिए ये इन सॉल्यूशंस का जो उसने ऊपर भी कहा था ना HIJK, ये HCl के सॉल्यूशंस ही हैं बट उनके डिफरेंट नाम रखे हैं। तो इधर उसने सोल्यूशन H, सपोज 30 cm क्यूब ऑफ सोल्यूशन H
इस तरह बीकर में ट्रांसफर किया, ये वो कह रहा है। बस यू हैव टू पिक्चराइज व्हाट ही इज सेइंग। अब वो कह रहा है अ 5 cm लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन वाज देन एडेड टू द बीकर। अब इस बीकर में हमने एक 5 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम का रिबन, देखिए 5 cm मैग्नीशियम का सॉलिड रिबन उसमें डाल दिया। तो एक सपोज एक स्ट्रिप है 5 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम वायर सी है, या उस तरह की बात कर लो। अब वो कह रहे हैं आगे कि अ टाइमर वाज स्टार्टेड इमीडिएटली। ठीक है, तो आपने जैसे ही इसमें ये रॉड डाला मैग्नीशियम का, आपने यहां से टाइमर को यानी स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया। क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन को, हमने देखना है कि मैग्नीशियम का डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस वाले HCl सॉल्यूशंस के साथ रिएक्शन कितनी देर लेता है। ठीक है, तो वो स्पीड ऑफ रिएक्शन का ताल्लुक देख रहे हैं। तो अ टाइमर वो स्टार्टेड इमीडिएटली, जैसे ही रिबन डाला HCl में रिएक्शन स्टार्ट हो गया। अब वो कह रहा है द टाइम टेकन फॉर ऑल द मैग्नीशियम रिबन टू रिएक्ट। अब आपने ऊपर पढ़ा था ना कि HCl वो कह रहा था वाज इन एक्सेस इन ऑल एक्सपेरिमेंट्स। इसका मतलब है इस सोल्यूशन में पड़ा सारा HCl खर्च नहीं हुआ, थोड़ा हुआ है। लेकिन मैग्नीशियम रिबन हमेशा पूरी तरह, ये जो सॉलिड रिबन है ये HCl के साथ रिएक्ट करके पूरी तरह डिसअपेयर कर जाएगा सोल्यूशन से, बिकॉज वो फुली रिएक्ट करेगा। अब आपको पता है कि देखिए इधर रिएक्शन ये चल रहा है कि मैग्नीशियम जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करने वाली है, और आप सब जानते हो कि ये मेटल और ये एसिड, जब भी मेटल और एसिड का रिएक्शन हो, अब आपको पता है ना कि अकेला मेटल, रिमेंबर पहला थॉट ये देना है कि ये न्यूट्रलाइजेशन तो नहीं है। तो देखिए मैग्नीशियम हमेशा एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, अकेला मेटल कोई ना एसिड होता है ना बेस होता है। तो अगर चाहे ये एसिड था भी, तो दिस रिएक्शन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, याद है? तो इसका मतलब फिर ये अगर न्यूट्रलाइजेशन नहीं है तो ये डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट में फिर याद है कि लड़ाई इधर मैग्नीशियम और हाइड्रोजन की हो रही है। अब इनमें कौन किसको डिस्प्लेस करेगा ये हम जानते हैं कि किंग नेपच्यून सीरीज में देखेंगे, लाइकली कैन मेक, मैग्नीशियम इधर आ रहा है, ऑल केयरलेस जीलस फिशरमैन टू सेल प्लेस हेडॉक एंड कॉड फॉर मेनली सिल्वर एंड गोल्ड। इसका मतलब है मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव एंड हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में याद है ना नीचे आते हुए रिएक्टिविटी कम होती जाती है। तो अगर मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है तो ये मोर रिएक्टिव आकर इस लेस रिएक्टिव का Cl छीन कर ये बना देगा मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये सॉल्युबिलिटी रूल लगाओ तो एक्वस है, और प्लस हाइड्रोजन गैस किक आउट होके रिलीज होगी ऐसे करके। अब ये वो बातें हैं जो मैं दिमाग में बड़ा क्विकली उस वक्त सोच रहा हूँ कि यार यहाँ पे मैग्नीशियम एसिड HCl में डाला जा रहा है, तो ये मेटल एसिड का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, मोर रिएक्टिव आके उसको हटा देगा, और H2 गैस इसमें से ऐसे H2 गैस के बबल्स फिज आउट करेंगे। ये वैसे एक रिकॉल दे रहा हूँ, आपने तो इस सारी बातों को ना देखिए करने वक्त बहुत कम टाइम लगता है, समझाने में बहुत वक्त इसलिए लगता है बिकॉज यू हैव टू केटर टू ऑल द कॉन्सेप्ट जो हमने देखे थे सारे, उनको मैं डिकोड कर रहा होता हूँ और रिवाइजन भी करा रहा होता हूँ साथ साथ। तो वो कह रहा है कि द टाइम टेकन, यानी हमने जैसे ही इसमें मैग्नीशियम रिबन डाला इस एसिड के अंदर, टाइमर ऑन किया, और वो कहता है द टाइम टेकन फॉर ऑल द मैग्नीशियम रिबन टू रिएक्ट एंड डिसअपेयर कंप्लीटली वाज मेजर्ड। ठीक है जी, उसको कहता है नाप लिया। अब एक्सपेरिमेंट 2 क्या है? एक्सपेरिमेंट 2 में क्या हो रहा है, तो ये जो मैग्नीशियम रिबन है इसको गायब होने में कितनी देर लगेगी वो हमने नोट करना। ठीक है, तो टास्क ये असल है कि द टाइम टेकन फॉर ऑल द मैग्नीशियम रिबन टू रिएक्ट एंड टू डिसअपेयर कंप्लीटली वाज मेजर्ड। इस रिएक्शन में हम ये कर, ठीक। तो अब जितना जल्दी जो है वो मैग्नीशियम का रिबन डिसअपेयर करेगा रिएक्ट करके, वो एक्चुअली में डिसअपेयर इसलिए कर रहा होता है कि वो मैग्नीशियम सॉलिड हालत से निकल के उसका क्लोराइड छीन छीन कर मैग्नीशियम क्लोराइड बन बन के सोल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा होता है। तो जाहिर है वो मैग्नीशियम वाली स्टेट तो उसकी खत्म होती जाएगी ना, बिकॉज इट्स कन्वर्टिंग इनटू मैग्नीशियम क्लोराइड एंड डिसॉल्विंग इन द एक्वस फॉर्म इन द सोल्यूशन। तो फिर जितनी देर ज्यादा देर लगेगी मैग्नीशियम के रिबन को गायब होने में, इसका मतलब रिएक्शन स्लो है, और जितना जल्दी ये रिबन गायब होगा इसका मतलब रिएक्शन उतना स्पीडली हो रहा था। तो एक्सपेरिमेंट 2 में क्या है, कहता है एक्सपेरिमेंट 2 में एक्सपेरिमेंट 1 वाज रिपीटेड बट यूजिंग सोल्यूशन I इंस्टेड ऑफ H। तो सेम कहानी कि आपने सिलेंडर से अब
30 cm³ ऑफ सोल्यूशन आई लिया। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की पिक्चर देखो, ये बन रही है कि आपने बीकर में इधर 30 cm³ ऑफ सोल्यूशन आई इधर से इसमें प्लेस किया, और उसी तरह 5 cm लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन, क्योंकि उसने कहा कि कुछ और चेंजिंग नहीं आ रही, तो 5 cm लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन डाला और टाइमर ऑन किया और देखा कि जी ये कितनी देर में होता है। तो ये आपका सोल्यूशन आए था। इसी तरह एक्सपेरिमेंट 3 में कहता है कि एक्सपेरिमेंट 1 वाज रिपीटेड यूजिंग सोल्यूशन जे इंस्टेड ऑफ सोल्यूशन एच। फिर एक्सपेरिमेंट 4 में भी हमने एक्सपेरिमेंट 1 जैसी हरकत की बट यूजिंग सोल्यूशन के। तो ये इस तरह आपने पूरा एक रिएक्शन करवाया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यूज द स्टॉप क्लॉक डायग्राम्स टू रिकॉर्ड द टाइम टेकन फॉर ईच एक्सपेरिमेंट इन द टेबल। तो देखो बच्चों, ये बहुत इजी टू फिल टेबल होता है। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 1 देखिए, अब इसको जरा यूं समझिएगा कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 3 4, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में उसने सोल्यूशन कौन सा यूज किया था? सोल्यूशन एच। अगर वैसे आपको वेरिफिकेशन भी लेनी है तो ये देख लो, कहता है कि एक्सपेरिमेंट 1 में हमने सोल्यूशन एच ही बीकर में डाला था, ठीक है जी। तो ये उसने इस तरह दिया हुआ। और अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन मोल पर डीएम क्यूब। देखो सोल्यूशन एच की कॉन्सेंट्रेशन उसने दे दी हुई है पहले। याद है ना, उसने आपको इधर स्टार्ट में एक जुमला कहा था कि इस रिएक्शन में हमने सोल्यूशंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए हैं बट डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस वाले। कैसी? डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस वाले, और उनको नाम एच आई जे के दिया हुआ है। तो अब ये उसने इधर जिक्र किया आके कि सोल्यूशन एच की कॉन्सेंट्रेशन इज 2 मोल पर डीएम क्यूब। ये यूनिट देख रहे हो यहाँ लिखे हुए, ये हर एक के साथ बेसिकली मोल पर डीएम क्यूब बार बार लिखने के बजाय, आपने पढ़ा था ना कि टेबल ऑफ रिजल्ट्स में हमेशा हम उस टेबल में मेन हेडिंग के साथ ही नीचे उसके यूनिट्स का जिक्र करते हैं। तो ये आपके पास मोल्स पर डीएम क्यूब ऐसे उसके यूनिट्स आ रहे हैं। तो अब गौर करो कि ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन मोल्स पर डीएम क्यूब दिया हुआ है, ये 2.0। इसी तरह सोल्यूशन आई का कॉन्सेंट्रेशन 1.5 है। सोल्यूशन जे की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब थी। सोल्यूशन के की कॉन्सेंट्रेशन 0.8 मोल पर डीएम क्यूब है। तो ये सारे सोल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशंस देखिए डिफरेंट है, जैसा उसने ऊपर कहा था। और ये है वो स्टॉप क्लॉक के डायग्राम्स, यानी जो एक्सपेरिमेंट आपने प्रैक्टिकली किया है उसमें जो स्टॉप वॉच की शक्ल अचीव हुई वो ये थी। अब मैं आपको बताता हूँ स्टॉप क्लॉक को पढ़ते कैसे हैं, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड ये बात है। जरा ये देखिए, देखो आपने सबसे पहले ये चीज देखी थी कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में आपने सोल्यूशन एच लिया हुआ था, उसका 30 cm³ वॉल्यूम था, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन देखिए आपको गिवन है 2 मोल पर डीएम क्यूब। तो अब वैसे एक बात बताओ, आपको इस सोल्यूशन एच का वॉल्यूम टेकन पता है, इस एच की कॉन्सेंट्रेशन पता है, तो कभी इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl मांगे तो वो आपको फॉर्मूला याद है? ये वैसे पूछ रहा हूँ, फिलहाल जरूरत नहीं है इसमें। तो अब जब आपने ये एक्सपेरिमेंट कराया था, टास्क ये था कि टाइम टेकन फॉर ऑल द मैग्नीशियम टू रिएक्ट एंड डिसअपियर कंप्लीटली वाज मेजर्ड। तो सपोज जब आपने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में सोल्यूशन HCl का लिया था जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ये है, तो आपका मैग्नीशियम रिबन गायब होने में, कंप्लीटली डिसअपेयर करने में, जब आपने जैसी मैग्नीशियम रिबन उस सोल्यूशन में डाला था, स्टॉप वॉच ऑन कर दी थी, और जैसे ही आप उसको मुसलसल बीकर को देखते जा रहे हो, जैसी एमजी रिबन रिएक्ट करके गायब हो गया तो आपने स्टॉप वॉच बंद कर दी। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में दिस इज द डायग्राम ऑफ द स्टॉप वॉच यू अचीव। तो व्हाट डू यू डू कि अब आपने उसमें बताना है कि व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर मैग्नीशियम रिबन टू डिसअपेयर कंप्लीटली स्लैश सेकेंड्स। तो सेकेंड्स में जवाब देना। देखिए बच्चों, ये बातें जरा हेडिंग्स को पढ़ा करो गौर से, कि ये देखो इधर उसने ये पूरी हेडिंग दी है ना, और स्लैश सेकेंड्स का वर्ड लिखा है। तो आप गौर से देखो कि ये आपको टाइम टेकन फॉर द मैग्नीशियम रिबन टू डिसअपेयर कंप्लीटली स्लैश सेकेंड्स दिया हुआ। तो अब आप बार बार सेकेंड्स के जवाब लिखने के बजाय आंसर सारे लिखोगे, लेकिन वो सब सेकेंड्स में जवाब होने चाहिए। ऑल द आंसर्स मस्ट बी इन सेकेंड्स। नाउ हाउ डू यू रीड दिस स्टॉप क्लॉक? ये तो बहुत बेसिक सी बात है। देखो एक चीज याद रखना, आप देख रहे हो कि ये जो इनर सर्कल है, ये इनर सर्कल जो उसने दिया हुआ है, ये इधर जरा देखिए लाइन लगी हुई है, इनर सर्कल मिनट्स का अमाउंट बताएगा। तो ये जो छोटा नीडल है, दिस स्मॉलर नीडल, दिस टेल्स यू द मिनट्स।
जैसे देखो एक आम नीडल वाली क्लॉक में जो छोटा नीडल होता है वो आवर्स बताता है, बड़ा नीडल जो है वो मिनट्स बताता है, और वो पतला नीडल जो मुसलसल घूम रहा होता है दैट गिव्स यू सेकंड्स। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट बात ये इस तरह से है कि ये जो इनर सर्कल है, इनर सर्कल आपको बताएगा कितने मिनट्स हुए, ठीक है, और ये छोटा नीडल आपको मिनट्स बता रहा है। और ये जो बड़ा नीडल है, ये आउटर सर्कल, देखिए आउटर सर्कल की रीडिंग दे रहा है ना, तो द आउटर सर्कल इज टेलिंग यू सेकंड्स। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू, रिमाइंडिंग यू कि कैसे ये पढ़ा करते थे। तो अब जरा देखो इसमें आपके पास मिनट्स वाला सर्कल में है, तो मिनट्स वाला नीडल 0 पे है। इसका मतलब है, मैं वैसे यहाँ पे जरा रफली लिख रहा हूँ आपके लिए, इसका मतलब है इसमें 0 मिनट्स हुए हैं और सेकंड्स कितने होंगे। अब जरा देखिए, आपको ये स्केलिंग पता है, इसको थोड़ा सा क्लोज इन करके अगर आप देखें तो ये 0 है और यहाँ पे ये 15 मिनट्स है। तो सी बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसका मतलब है वन ईच निशान 1 सेकंड के लिए स्टैंड करता है ना, एक निशान 1 सेकंड का है। और मिनट्स का भी जरा देख लो कि ये 0 था, 1 2 3 4 एंड 5, तो हर डिवीजन यहाँ पे ये 1 मिनट के लिए स्टैंड कर रहा है। अंदर मिनट्स वाला ईच डिवीजन स्टैंड्स फॉर 1 मिनट एंड ईच डिवीजन ऑफ द सेकंड स्टैंड्स फॉर 1 सेकंड। तो ये स्केलिंग क्विकली करके अब जरा सोचो इसमें आपके पास, अब देखिए यहाँ पे ये जो सेकंड्स वाला नीडल है आपका, ये 15, फिर ये 16, 17, 18, 19, 20। तो इसका मतलब है ये 0 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स का टाइम दिखा रही है ना क्लॉक। तो आप इसमें बेसिकली टाइम तो सिंपली सेकंड्स में लिखना है, तो 0 मिनट्स को मेंशन मत करें, उसने कहा सेकंड्स में टोटल सिर्फ बताएं। तो ये रीडिंग करना समझ आ गई। इसी तरह देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में हमने सोल्यूशन आई लिया था। तो अब जरा देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में जैसे उसने कहा था कि इट वाज रिपीटेड यूजिंग सोल्यूशन आई, तो आपने उसी तरह 30 cm³ ऑफ सोल्यूशन आई लिया जार में, और 5 cm लॉन्ग रिबन लिया, टाइमर लगाया, जैसे ही रिबन डाला स्टॉप वॉच ऑन, जैसे ही रिबन डिसअपेयर हुआ रिएक्ट करके, ये रिएक्शन इधर भी हुआ होगा। फर्क सिर्फ यह है कि सोल्यूशन आई की कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन एच से डिफरेंट है, ठीक है। सोल्यूशन एच की कॉन्सेंट्रेशन वाज 2 मोल पर DM³, जबकि सोल्यूशन आई की कॉन्सेंट्रेशन इज 1.5 मोल पर DM³। तो एक पूरा थॉरो समझो, जैसे एक हर ईयरली एक प्रॉपर कोर्स रिविजन है, तो मैं इसमें इस तरह से आपको ये करा रहा हूँ। अब जरा देखिए इसी में, अब जब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की बात हम करते हैं कि सोल्यूशन आई के केस में ये है वो स्टॉप वॉच ऑन से ऑफ के दरमियान कि इतना टाइम लगा उस मैग्नीशियम रिबन को डिसअपेयर होने। तो हम टाइम टेकन फॉर द मैग्नीशियम रिबन टू डिसअपेयर कंप्लीटली ये निकाल रहे हैं सेकंड्स। तो अगर हम देखें तो इसमें देखो सेकंड्स वाला हाथ, फिर सेकंड सॉरी मिनट्स वाला इनर सर्कल मिनट्स बता रहा है, आउटर सर्कल सेकंड्स बता रहा है। तो ये आपके पास 0 मिनट्स, सी अगेन इधर 0 मिनट्स है, और आपके पास यहाँ पे टोटल देखो 30, ये सेकंड्स वाला हाथ इधर आया हुआ है, तो ये 31, 32, 33, 34, इसका मतलब है 0 मिनट्स एंड 34 सेकंड्स, ठीक है। तो ये टोटल आपके पास तो 34 सेकंड्स ही बने। तो इसका मतलब है एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में जब सोल्यूशन आई HCl वाले की कॉन्सेंट्रेशन इतनी थी, तो इट टुक 34 सेकंड्स फॉर द मैग्नीशियम रिबन टू डिसअपेयर कंप्लीटली। अच्छा अब देखो जरा गौर करो, जब एक्सपेरिमेंट 1 में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा थी HCl की, तो इट टुक लेसर टाइम फॉर द मैग्नीशियम रिबन टू डिसअपेयर कंप्लीटली। अब देखो ना, टाइम और स्पीड आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टाइम थोड़ा लगा, इसका मतलब है रिएक्शन की स्पीड तेज थी, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ ना जितना कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। अब देखो ना, एक्सपेरिमेंट 1 में कॉन्सेंट्रेशन HCl की 2 है, एक्सपेरिमेंट 2 में कॉन्सेंट्रेशन HCl की 1.5 है। तो जब कॉन्सेंट्रेशन कम हुई है तो स्पीड भी स्लो हुई होगी ना, तो स्पीड स्लो होने का मतलब आप मैग्नीशियम रिबन को गायब होने में टाइम ज्यादा लगा। तो ये सारी कॉन्सेप्ट्स की बातें जो आपने की हुई हैं, सिर्फ मैं इनको आपको रिवाइज करा। बाकी आपने देखिए जब इसको खुद एग्जाम में करना होगा तो ये बातें दिमाग में आप क्विकली सोचते रहते हो, लेकिन इतना टाइम नहीं लगता, बिकॉज आपने आई होप टाइमर्स लगा के ही इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो अब जरा देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में जब सोल्यूशन जे की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर DM³ थी, तो ये टाइम लगा फॉर द मैग्नीशियम रिबन टू डिसअपेयर। अब जरा गौर से देखना कि देखो ये इनर सर्कल में ये छोटा मिनट्स वाला हाथ एक डिवीजन पे पहुंचा हुआ है। तो हमने कहा था ना, अंदरूनी
1 मिनट, इसका मतलब है दिस इज टेकिंग 1 मिनट, ये 1 मिनट लगा, और आपके पास ये सेकंड्स वाला हाथ इधर पहुंचा हुआ। तो ये देखो ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब है कि ये 1 मिनट एंड 8 सेकंड्स लगे। तो जब मैग्नीशियम रिबन को गायब होने में, सी टाइम टेकन फॉर द मैग्नीशियम रिबन टू डिसअपेयर कंप्लीटली कितना लगा, तो हमने तो सेकंड्स टोटल बताने हैं ना उसके। तो 1 मिनट इज हाउ मच, आपको पता है कि 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स, और 60 + 8, तो टोटल आपके पास जो टाइम बना मैग्नीशियम रिबन के डिसअपेयर होने का, दैट इज 68 सेकेंड्स। लाइकवाइज अब अगर आप ये देखते हो, किसी यहां पर आपके पास जब ये चौथे केस में सोल्यूशन के था जिसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, तो अब इसका टाइम कितना लगा, तो ये आप देख रहे हो कि मिनट्स वाला हाथ एक डिवीजन पे है, तो दिस मींस ये 1 मिनट, एंड उसके साथ आप देखो तो सेकंड्स वाला 30 35 36 37 38, तो इसका मतलब है कि ये 1 मिनट एंड 38 सेकेंड्स है। अब 1 मिनट तो हो गए 60 सेकेंड्स, तो 60 + 38 टोटल मिला के ये आपके पास 98 सेकेंड्स बनते हैं। तो इसका मतलब है इधर 98 सेकेंड्स लगे फॉर द मैग्नीशियम रिबन टू डिसअपेयर कंप्लीटली। तो दीज आर सी सो सिंपल थिंग्स, कोई इतना इसमें साइंस नहीं इन्वॉल्व कि बंदा कहे बहुत कुछ इसमें सोचना पड़े, तो सिंपल सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। अच्छा, अब जरा आ जाओ, इसने कहा एक्सपेरिमेंट 5, कहता है एक्सपेरिमेंट 5 में सोल्यूशन जे वाज एडेड टू सम मैग्नीशियम रिबन इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, एक्सपेरिमेंट 5 में वो कहता है कि सोल्यूशन जे वाज एडेड टू सम मैग्नीशियम रिबन इन अ टेस्ट ट्यूब। अब एक सोल्यूशन जे है, ठीक है जी, मैग्नीशियम रिबन पड़ा हुआ है, और उसमें कहता है कि सोल्यूशन जे हमने टेस्ट ट्यूब में डाला हुआ। कहता है द गैस प्रोड्यूस वाज टेस्टेड, द ऑब्जर्वेशंस वर रिकॉर्डेड इन द टेबल। अब देखिए, मुझे वैसे एक बात बताइए कि मैग्नीशियम रिबन जाहिर है जब किसी सोल्यूशन जे में जा रहा है वो, बट इधर जरा गौर से देखना, कहता है कि ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी, रैपिड एफर्वेसेंस एंड द टेस्ट ट्यूब फेल्ट हॉट। अच्छा, जब एक रैपिड एफर्वेसेंस हो तो इसका मतलब है गैस इवॉल्व हो रही है, और कहता है कि टेस्ट ट्यूब जो है वो ऐसे, जब आपने फील की तो वो बहुत ऐसे टेम्परेचर उसका बढ़ा हुआ है। तो ये जब जब भी याद रखिए टेस्ट ट्यूब आपको ऐसे हॉट फील हो किसी रिएक्शन के दौरान, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन चल रहा है। दिस विल बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि आपको याद है कि हमने पढ़ा था कि जब एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो उसमें हीट रिलीज होती है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर भी टेम्परली बढ़ जाता है, और जो कंटेनर है जाहिर है हीट उन्हीं के थ्रू निकल कर बाहर जा रही है ना, तो ड्यूरिंग रिएक्शन कंटेनर भी टेम्परेचर उसका बढ़ा हुआ होता है। तो इससे हमें ये समझ आ रही है कि ये मैग्नीशियम रिबन का HCl के साथ जो रिएक्शन है, अच्छा वैसे तो हमें पता है कि मैग्नीशियम का HCl के साथ रिएक्शन इस सोल्यूशन जे में भी यही हो रहा है जाहिर है। तो ये कह रहे हैं कि जी, अच्छा अब वो कहता है कि लाइटेड स्प्लिंट पॉप हुई, यानी जब उस गैस को जो रिलीज हुई है उसको हमने टेस्ट किया, तो लाइटेड स्प्लिंट को उसने पॉप किया। तो ये हरकत कौन सी गैस करती है, ये वो एक्सटिंग्विश विद पॉप साउंड वाली बात हाइड्रोजन गैस ही नहीं करती। तो ये तो हमें वैसे भी शुरू से पता था कि ये मैग्नीशियम HCl से रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगी। ये वो इस तरह की एक बात कर रहे हैं। लेट्स सी इसके बारे में पूछ क्या रहा है, फिलहाल उसने कुछ पूछा नहीं आपसे, हम सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशनल कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि जब सोल्यूशन जे HCl का मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो गैस प्रोड्यूस होगी, वो गैस हमें पता है हाइड्रोजन है, वैसे भी हाइड्रोजन ही है, और उसका टेस्ट उसने बताया हुआ है कि वो पॉप कर जाती है स्प्लिंट के साथ। इसमें हमें जो ग्राफ प्लॉट करना है वो कह रहा है कि आपने प्लॉट करना है उसने कि ड्रॉ अ स्मूथ लाइन ग्राफ, उसने ये नहीं कहा कि ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। देखिए जब वो कहे ना कि स्मूथ
तो बच्चों अब वो कह रहे हैं कि आपने इन प्लॉट करना है एक्सपेरिमेंट्स 1 to 4 को ऑन द ग्रिड, ड्रॉ अ स्मूथ लाइन ग्राफ। देखो आपने पीछे और ईयरलीज में देखा होगा कि उसने जब स्ट्रेट लाइन बनवानी होती है तो वो कहता है कि ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो स्ट्रेट लाइन का वर्ड आए, वैसे भी पॉइंट्स के थ्रू भी आपको पता चल जाएगा कि ये कर्व बनती है ये क्या। लेकिन जब ये कह रहे हैं ना स्मूथ लाइन ग्राफ, तो स्मूथ लाइन का मतलब है हाथ से फ्री हैंड स्मूथ कर्व ये आपने बनाना। तो अब उसके लिए देखिए आपको उसने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन मोल पर डीएम क्यूब एक्स एक्सिस पे ली हुई है, और टाइम टेकन फॉर द मैग्नीशियम रिबन टू डिसअपेयर कंप्लीटली वाई एक्सिस पे लिया हुआ है। तो आपको ये बात सोचनी है पहले कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, देखिए ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द HCl सोल्यूशन है ये उसने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया हुआ है, और जो ये टाइम टेकन, देखिए टाइम टेकन फॉर द मैग्नीशियम रिबन टू डिसअपेयर कंप्लीटली ये उसने लिया हुआ है वाई एक्सिस के ऊपर। अब ये याद रखो कॉन्सेंट्रेशन ली हुई है एक्स एक्सिस के ऊपर और टाइम टेकन लिया हुआ है वाई एक्सिस के ऊपर। अब ये सारी कहानी जब आपने इधर तक देख ली तो इसमें जरा अब देखते हैं कि पॉइंट्स प्लॉटिंग कैसे होगी। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन तो देखो एक्स एक्सिस पे उसने बताई हुई है, वैल्यूज उसकी सारी यहाँ पे प्लॉटेड है। तो यू कैन क्लियरली सी कि कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज उसने ऑलरेडी स्केल आउट की हुई है ऐसे, ठीक है। तो ये हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें टाइम टेकन फॉर द मैग्नीशियम रिबन उसको स्केल आउट करना है। तो आप ये देखो सबसे लोएस्ट वैल्यू 20 है और सबसे हाईएस्ट वैल्यू 98 है। तो अब इसकी स्केलिंग मैंने आपको क्या बताया था कि देखिए स्केल करने का रूल ये होता है कि आपने स्केल की इस वैल्यूज को इस तरह फैलाना है कि आपका ये एक्स एक्सिस भी मोर देन 50% से ज्यादा वैल्यूज से कवर हो, और वाई एक्सिस भी आपका आधे से ज्यादा कवर्ड होना चाहिए बाय द वैल्यूज। ठीक, तो मुझे समझ आ रही है कि मेरी सबसे मिनिमम वैल्यू 20 सेकेंड्स थी और सबसे हाईएस्ट 98 सेकेंड्स थी। तो मैं यूं कर लेता हूं कि देखो अब अगर मैं ऐसे करूंगा कि ये 0, ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, तो ये तो सिर्फ 60 तक आपका आ जाएगा, जबकि हमने 98 की वैल्यू भी प्लॉट करनी है। तो इसका मतलब है ये स्केल सही नहीं है, मुझे ये करना चाहिए इनफैक्ट कि ये 0, ये 20, ये 40, ये 60, ये 80, ये 90 और ये 100। तो 98 हमारा वेल विद इन नहीं आ जाएगा, और वैल्यूज आपकी हाफ से ज्यादा ग्रिड भी ऑक्यूपाई कर रही हैं। तो ये रूल याद रखिए। तो ये सबसे आइडियल स्केल इस वक्त यही समझ आ रहा है कि मैं इसको 0 ले लेता हूँ, ये 20 कर लेता हूँ, ये आपके पास 40 आ गया, ये 60 आ गया, दिस इज 80, दिस इज 100, एंड दिस इज सॉरी 20 40 60 80, हाँ 100 इस तरह आ गया, सॉरी। तो इसका मतलब है कि आप 20 फिर भी देखिए आपका 98 की वैल्यू आधे से ज्यादा ग्रिड तो कवर हो रहा है ना। तो बस रूल ये कहता है कि आपका हाफ से ज्यादा वाई एक्सिस कवर्ड होनी चाहिए बाय द वैल्यूज। तो मैंने 0 20 40 60 80 और 100 कर दिया। तो ये अगर आप वैसे प्लॉट करते हो 120 हो जाएगा। लेकिन अब देखो मैंने आपको ये बातें क्विक बताई हुई है कि आपको बिफोर प्लॉटिंग इसमें ये भी पता होना चाहिए कि इधर वन डिवीजन की वैल्यू कितनी है, और आपको वाई एक्सिस पे भी पता होना चाहिए कि वन डिवीजन की वैल्यू कितनी है। तो अब देखिए यहां से हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 निशान मिलके 0.5 की कॉन्सेंट्रेशन को शो कर रहे हैं। तो हम इसमें यूं लिखेंगे कि देखिए 10 डिविजन्स इक्वल टू 0.5। तो वन डिवीजन वुड बी इक्वल टू एक्स, तो ये आ जाएगा 10x इक्वल टू 0.5 एंड x इक्वल टू 0.5 अपॉन 10, तो ये आएगा 0.05। इसका मतलब है कि ईच डिवीजन जो है आपकी इधर 0.05 मोल पर डीएम क्यूब की कॉन्सेंट्रेशन को शो कर रही है। और वाई एक्सिस पर अब देखिए स्केलिंग में हर दफा आपको इसलिए करके दिखाता हूं ताकि आपको क्लियरली पता हो, या आप ओरली भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिविजन रिप्रेजेंट 20 सेकेंड्स, राइट। ये टाइम की वैल्यूज है ना। तो आप देख रहे हो कि अगर आपके पास यहाँ पे 10 डिविजन्स दे आर रिप्रेजेंटिंग 20 सेकेंड्स,
तो एक डिवीजन फिर कितना रिप्रेजेंट करेगा, दैट विल बी x सेकेंड्स। क्रॉस करेंगे तो ये 10x इक्वल टू 20 और x आ जाएगा 20/10, तो दिस विल बी 2 सेकेंड्स। इसका मतलब है कि y एक्सिस पे आपका ईच निशान जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग 2 सेकेंड्स। अब ये सारी कार्रवाई अगर आपको समझ आ जाती है तो अब आपने देखिए इसमें देखना है कि कंसंट्रेशन की वैल्यू उसकी x पे लेनी है और टाइम टेकन y पे लेना है। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, कंसंट्रेशन देखो जब थी 2.0 तो उसका टाइम टेकन कॉरेस्पॉन्डिंग था 20। तो हमारा पहला कोऑर्डिनेट बनेगा 2 सेकेंड्स, सॉरी 2 मोल्स पर डीएम क्यूब कॉमा, ये आ जाएगा 2,20। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आएगा कि कंसंट्रेशन 1.5 थी और टाइम वाई एक्सिस पे 34 था, तो 1.5 कॉमा 34। तो देखिए ये सब कार्रवाइयां आपको ग्राफ में सिखाई गई थी। अब इधर एक्स पे 1 है तो यहाँ 68 होगा, तो कंसंट्रेशन 1,68 आ गई। और फिर लास्टली आप देखिए तो ये 0.8 और 98 है, तो इसका मतलब है कि ये 0.8 कॉमा 98 ये ऐसे आ जाएगा। अब इन चार कोऑर्डिनेट्स को आपने ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो मुझे ये बताओ बच्चों के पहला पॉइंट आ रहा है आपके पास 2,20 का, ठीक है। तो ये मैं फुल डिटेलिंग में चीजें आपके साथ कर रहा हूँ। तो 2,20 का जो पॉइंट है वो कहाँ आना चाहिए, देखिए 2 और कॉमा 20 आपके साथ ये इस तरह आ रहा है, बल्कि कि 2 इधर से आ रहा है और 20 इधर से आ रहा है, तो ये निशान आपका 2,20 का होगा। तो मैं यहाँ पर आपको एक डॉट लगा के उसको एनसर्कल यूं करूंगा जस्ट टू हाईलाइट, याद है, ताकि ये पता हो कि ये निशान था। दूसरा पॉइंट देखिए जरा कौन था, 1.5 कॉमा 34। तो अब 1.5 कॉमा 34 क्या है कि ये 1.5 है और आपके पास ये 30 बीच में आ रहा है ना, देखिए ये 20 और 40 के दरमियान ये 30 है। वैसे भी आपको पता है ईच निशान वाई पे 2 सेकेंड्स है। तो अब 1.5 के सामने हम जाएंगे तो ये 30 आ रहा है, 32, 34। तो आपने क्या पॉइंट प्लॉट करना था, आपने 1.5 और 34 प्लॉट करना था। तो ये बेसिकली 1.5 और 34 समवेयर आपका एग्जैक्ट इस निशान पे आएगा यहाँ पे। तो सी इस जगह पे आपके पास 1.5 एंड 34 ये लैंड कर, ठीक। तो ये बस आपने एहतियात से प्लॉटिंग करनी है। इसी तरह 1,68। तो अब जरा देखिए 1,68 जो है यहाँ पे आपके पास 1 आ रहा है, तो ये 1 अगर आ रहा है और 68 है तो ये देखिए जरा आप 68 70 से दो निशान चुके, ईच इज 2 राइट। तो अब ये तो आपको पता है 1,68 एग्जैक्ट इस जगह पे लैंड करेगा, 70 से एक निशान नीचे, ठीक है। तो प्लॉटिंग आई होप आपको बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि तो बिल्कुल बेसिक बातें। और 0.8 कॉमा 98 इज द लास्ट पॉइंट। तो अब 0.8 कॉमा 98, अब देखो बच्चों 0.8 कॉमा 98 आपने प्लॉट करना है। तो मुझे ये बताइए कि 0.8 कहाँ पे लैंड करेगा। आप देखो ये 0.5 है ना, ईच निशान 0.05 था, तो ये आएगा आपके पास 0.55, 0.5 के बाद 0.55, 0.6, फिर 0.65, 0.7, ये 0.75 और ये 0.8। तो यहां पर आपके पास पॉइंट बनता है 0.8 वाला, सी एग्जैक्ट इस जगह पे। तो ये 0.8 आ रहा है और 98 इसके पैरेलल में देखिए, 98 अगर हमने जाना है तो इससे ऊपर 98 कहाँ पे होगा, 100 से एक निशान नीचे। तो दिस विल बी समवेयर इस जगह पे आपका ये यहां पर बनेगा 0.8 और 98। आई होप यू कैन क्लियरली सी इट, ठीक है। ये निशान आप जरा खुद भी तो समझदार हैं, आपको पता है किस तरह पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपके पास 0.8 का निशान ऐसे आ रहा है, 75, 0.75 यानी इनके मिड से एक डिविजन आगे। तो अब ये चारों पॉइंट्स जो आपके पास आ गए, अब देखो वैसे भी दिख रहा है कि ये किसी स्ट्रेट लाइन पे लाइन ही कर रहे, तो उसने बेस्ट फिट भी नहीं कहा, उसने कहा कि ड्रॉ अ स्मूथ लाइन ग्राफ। तो स्मूथ लाइन ग्राफ का मतलब ये होगा कि आपने एक स्मूथ फ्री हैंड कर्व इस केस में बताया गया था कि देखिए आपने एक ही शॉट में ऐसे सारे पॉइंट्स में से इस तरह लाइन गुजारनी है। तो मैं एक मिनट इसको जरा आपको बना के दिखा देता हूँ कि कैसे एक स्मूथ फ्री हैंड कर्व ऐसे बनेगी, ठीक है। तो मैं इस वक्त चूंकि जरा थोड़ी इस तरह से वो बना रहा हूँ, तो आप इसको इसी फ्लो में इधर भी
तो आपने क्या करना है कि इन सारे पॉइंट्स के थ्रू ऐसे एक स्मूथ फ्री हैंड कर्व यूं जाके बन जाएगी। थोड़ी सी मेरी कर्व को जरा मजीद इम्प्रूव कर लीजिएगा। जब प्रॉपर पेपर पे बंदा बनाता है तो ये बड़ी परफेक्ट कर्व बनाई जा सकती है, ठीक है। और कर्व मैंने आपको कहा था इसको हमेशा एक्सटेंड किया करो, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों, कि जितनी अवेलेबल ग्रिड है उस पे आपको मिल जाए। अब देखो ग्राफ का फायदा क्या था। ग्राफ का फायदा ये था कि आपने 4 एक्सपेरिमेंट्स करके, सिर्फ एक्सपेरिमेंट 4 एक्सपेरिमेंट्स करके पूरा एक ट्रेंड निकाल लिया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl बढ़ाने से टाइम टेकन पे क्या फर्क पड़ रहा है। आपने पढ़ा हुआ है ना कि जितना कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ती जाएगी उतना स्पीड ऑफ रिएक्शन तेज होता जाएगा। तो इसका मतलब है टाइम टेकन कम लगेगा। तो वाकई देखो ऐसे ही हो रहा है कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाते जा रहे हो, टाइम टेकन फॉर द रिएक्शन टू फिनिश कम होता जा रहा है। तो ये आपको अब किसी भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl की वैल्यू पे, सपोज अगर वो कहता है 1.75 कॉन्सेंट्रेशन था, तो बताओ कितना टाइम लग रहा है। वो आप ग्राफ के सामने जाके इधर देख लीजिएगा। मिसाल वो कहता है 0 या मिसाल 1.2 पे क्या चल रहा था, तो आप 1.2 की कॉन्सेंट्रेशन पे कितना टाइम लगता है तो वो आप ऐसे जाके निकाल लें, ठीक है। या मिसाल वो कहता है जी 70 सेकेंड्स का टाइम लग रहा था, तो बताओ उस वक्त कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, तो आप नीचे जाके कॉन्सेंट्रेशन देख सकते हो। तो ग्राफ बड़े काम की चीज होती है। इससे ना 3 4 5 6 एक्सपेरिमेंट्स करके हम पूरा ट्रेंड निकाल लेते हैं कि जी इन दो क्वांटिटीज का आपस में क्या रिलेशनशिप है। ग्राफ का ये पर्पज आपने पढ़ा था। अब जरा देखिए इसने आगे हमें क्या कहा। कहता है कि फ्रॉम योर ग्राफ डिड्यूस द टाइम टेकन। अब आपको टाइम टेकन निकालना है, और टाइम टेकन याद रखिए वाई एक्सपेयर कंप्लीटली, ये वाई एक्सिस पे प्लॉट हुआ है ना। तो देखिए ना, ये आपको टाइम टेकन फॉर द मैग्नीशियम रिबन टू डिसअपियर कंप्लीटली वाई पे प्लॉटेड है। वो कह रहा है इफ अ सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैज कोई है, तो आपने उसका टाइम टेकन फाइंड करना है। तो जरा देखिएगा आप 2.5। तो देखिए बच्चों, अब हम इसको यहां से यूं कर लेते हैं कि जैसे आपको बताया गया था कि अब 2.5 की कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है यहां पे थी, ठीक है। तो इधर से आपने इसको, चलिए यूज अ डार्क कलर। तो देखिए हम यहां से 2.5 की कॉन्सेंट्रेशन के सामने जाएंगे, और आप इसके सामने देखो मोल पर डीएम क्यूब HCl की कॉन्सेंट्रेशन के सामने जाके इधर टाइम की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो टाइम टेकन आ रहा है दैट इज 12 सेकेंड्स की 2.5 मोल पर डीएम क्यूब थी। तो फिर टाइम टेकन जो है वो 12 सेकेंड्स आपका यूं आ रहा है। तो दिस इज हाउ आपके पास तो हम ये कह रहे थे कि देखिए आपको उसने कहा था कि कंसंट्रेशन जब HCl की 2.5 है, तो उसके सामने आप जाकर देख लीजिए कि टाइम आपका कितना लग रहा है। तो इसका मतलब है कि इसमें 3 मार्क की डिस्ट्रीब्यूशन में ये बता रहा था कि एक नंबर तो आपको ये डॉटेड लाइनें बना के ऐसे दिखाने के मिलते हैं, दूसरा दूसरा मार्क आपको इस वैल्यू का, और तीसरा मार्क इसके यूनिट का। तो इफ यू लुक बैक एट द आंसर, तो वो हमें देखिए अब इसमें, ये तो खैर पीछे ग्राफ की सारी वैल्यूज आप देख लेना कि टेबल में वैल्यू सारी करेक्ट दी हुई है, स्केलिंग ठीक की हुई है, पॉइंट्स करेक्ट प्लॉटेड है, और एक बेस्ट फिट स्मूथ लाइन ग्राफ आपका बन चुका हुआ है, ठीक है जी। और एक्सटेंशंस जो हैं, एक्सट्रापोलेशन एक्सटेंशंस को कह रहे हैं, वैल्यू फ्रॉम द ग्राफ और यूनिट्स इन सेकेंड्स। तो ये जो आपको डॉटेड लाइनें बनाई हैं, ये वो कह रहे हैं ये दिखानी है, और वैल्यू फ्रॉम द ग्राफ का एक नंबर और एक मार्क यूनिट का दिया, ठीक है जी। अच्छा,
अब जरा आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के इस पार्ट पे कि अब वो इस सवाल में हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए, वो कह रहे कि आपने व्हाई वाज द सेम लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट्स 1 to 4। देखिए, आपने देखा था कि हर एक्सपेरिमेंट में 1 to 4 में सिर्फ आप इस HCl सोल्यूशन को चेंज कर रहे थे, लेकिन लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आपने हर दफा 5 सेंटीमीटर्स ऑफ मैग्नीशियम रिबन इस्तेमाल किया है हर एक्सपेरिमेंट। वो कह रहे हैं कि बताओ why was the same length of magnesium ribbon used in each experiment। तो देखो बच्चों, इधर एक वर्ड आपने पढ़ा था कि हमने, देखिए, जिस फैक्टर को स्टडी करना होता है, याद है, हम उस चीज को वेरी करते हैं, और जो चीज हम स्टडी नहीं कर रहे उसको कांस्टेंट रखना होता है हर एक्सपेरिमेंट में। इस एक्सपेरिमेंट में आप देख रहे थे कि मैग्नीशियम और डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन वाला HCl सोल्यूशन किस तरह रिएक्ट करके स्पीड पे क्या फर्क पड़ता है। तो ग्राफ भी देखो आपने वही बनाया, टाइम टेकन फॉर मैग्नीशियम रिबन टू डिसअपेयर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl। तो मैग्नीशियम रिबन की लेंथ को तो नहीं स्टडी कर रहे इसमें, तो जाहिर है उसको फिर हमें थ्रू आउट सेम रखना पड़ता है। और उसको फिर कहते हैं हम हमेशा कि इस एक्सपेरिमेंट में जो लेंथ ऑफ द रिबन था, वो लेंथ जो है, दिस इज बेसिकली अ कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल हम इसको इसलिए कह रहे हैं बिकॉज हम इसको कांस्टेंट रखेंगे और बाकी सारी चीजों को जो कंसंट्रेशन है उसको वेरी कर। तो आपने हर चीज को जो कांस्टेंट रखना है वो कंट्रोल वेरिएबल होता है। और दूसरा, आपने इसलिए भी कांस्टेंट रखा था कि आप चेक कर रहे थे कि कंसंट्रेशन ऑफ HCl बदलने से स्पीड पे क्या फर्क पड़ता है, तो फिर आप उसको चेंज करते हो। लेंथ को फिर सेम रखें ताकि मैग्नीशियम के नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो एसिड से रिएक्ट करेंगे वो कांस्टेंट रहें। ठीक है, तो सरफेस एरिया एक्सपोज्ड उसका सेम रहे, इसलिए उसके यानी लेंथ की वजह से कोई रिएक्शन की स्टडी पे या स्पीड पे कोई फर्क फिलहाल ना पड़े। तो इसको हम कहते हैं कि लेंथ जो है ये कंट्रोल वेरिएबल होता है। तो ये असल में मार्क स्कीम से प्रैक्टिस करके बात समझ आ जाती है। तो ये एक फ्रेज है कि जी लेंथ जो है बेसिकली आपका एक कंट्रोल वेरिएबल था इसमें, जिसको हम कंट्रोल कर रहे थे, एक जैसा रख रहे थे, कॉन्सेंट्रेशन को वेरी कर रहे थे। अब जरा देखिए, इसी तरह इसने जो अगला पार्ट 2 पूछा है, कहता है सजेस्ट द इफेक्ट ऑन द रिजल्ट्स इफ एक्सपेरिमेंट 1 to 4 were repeated using 2.5 cm lengths of magnesium ribbon instead of 5 cm lengths of magnesium ribbon, explain your answer। तो ऑब्वियस बात है, देखो आपने वैसे भी पढ़ा था कि इसमें HCl, आप ऊपर स्टार्ट में जाके दोबारा देखो, HCl आपने एक्सेस में लिया था, यानी मोर देन इनफ अवेलेबल था टू रिएक्ट। तो एक्सेस का मतलब है ये फुली रिएक्ट तो नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि मैग्नीशियम जो था वो जो है फुली रिएक्ट हुआ होगा। तो अगर आपने 5 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द रिबन यूज किया, तो वो कह रहा है कि बताओ इफेक्ट ऑन द रिजल्ट्स क्या आता अगर एक्सपेरिमेंट 1 to 4 को हम 2.5 cm बजाय 5 cm लेंथ के हाफ लेंथ का यूज करते, तो फिर क्या फर्क पड़ता। ऑब्वियस बात है कि देखिए, जब आप मैग्नीशियम रिबन वैसे भी फुली रिएक्ट कर जाएगा, तो जब आप उसकी लेंथ को आधा करोगे तो फिर टाइम टेकन भी आधा आधा नहीं लगेगा, लेस टाइम नहीं लग जाएगा। तो आपने टाइम्स पे इफेक्ट बताना है कि टाइम टेकन फॉर द मैग्नीशियम रिबन टू डिसअपेयर, टाइम टेकन फॉर मैग्नीशियम टू डिसअपेयर या मैग्नीशियम रिबन टू डिसअपेयर कंप्लीटली, वो जाहिर है फिर वो भी आधा नहीं हो जाएगा। ठीक है जी, तो टाइम टेकन फॉर द मैग्नीशियम रिबन टू डिसअपेयर विल लोअर या विल डिक्रीज। तो टाइम टेकन कम होगा तो जाहिर है फिर आपका जो है अब, या स्मॉलर टाइम लगेगा, कोई भी वर्ड आप इसमें लगा सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, अब उसने, तो इसका साथ जो उसने कहा था एक्सप्लेन भी करो आंसर को, तो हम उसमें लिखेंगे टाइम टेकन विल डिक्रीज बिकॉज अब लेसर मैग्नीशियम विल रिएक्ट। तो अब पहले की निस्बत कम मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है, तो जाहिर है टाइम टेकन भी इसमें डिक्रीज करेगा, तो लेसर मैग्नीशियम विल रिएक्ट। तो जाहिर अब आपने इधर से मैग्नीशियम की रिएक्टेड लेंथ आधी कर दी, तो हर केस में टाइम टेकन भी हाफ आधा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं टाइम टेकन फॉर द मैग्नीशियम रिबन टू डिसअपेयर विल लोअर या डिक्रीज बिकॉज अब लेसर मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है।
तो ये पूरे दोनों बातों का 1 मार्क दे रहा है। जरा देखते हैं। तो अब देखो, इसने कहा कि टाइम्स जो लगेंगे वो अब लोअर लगेगा, स्मॉलर लगेगा, या टाइम टेकन लेस लगेगा। वजह उसने बताई, बिकॉज मैग्नीशियम, लेस मैग्नीशियम इज यूज्ड, या लेस मैग्नीशियम विल रिएक्ट। तो ज़ाहिर अब कम मैग्नीशियम यूज हो रहा है तो फिर कम टाइम ही लगना चाहिए। ई पार्ट में अब कहता है, देखो, कहता है सजेस्ट अ डिफरेंट मेथड। कहता है बच्चों, सजेस्ट अ डिफरेंट मेथड व्हिच अ स्टूडेंट कुड यूज टू इन्वेस्टिगेट द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम रिबन एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपको याद है हमने कोर्स में कि एक तरीका पढ़ा था। कहता है स्टेट द apparatus द स्टूडेंट वुड यूज एंड मेजरमेंट्स द स्टूडेंट वुड टेक। 3 मार्क का ये सवाल है। तो आपको मैं एक छोटी सी डायग्राम जरा रिकॉल के लिए इधर बना के दिखाता हूँ कि आपको याद है कि अगर हमने स्पीड ऑफ रिएक्शन पढ़ना है किसी ऐसे केस में जहां गैस इवॉल्व होनी है। अब इस रिएक्शन में आपको पता है गैस प्रोड्यूस होनी थी, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते थे, बल्कि इसको हमने एक प्रीवियस पेपर में अपडेट भी किया था, इफ यू क्लियरली रिमेंबर। तो इसको मैंने एक प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में अपडेट भी किया था आपसे। तो चलो हम इसकी अपडेटेड वाली डायग्राम अब यूज करते हैं। कि आपको याद है इस तरह का एक डिवाइडर फ्लास्क हम यूज करते थे। एक इस तरह का सपोज एक टेस्ट ट्यूब है, यूं करके, और उसमें एक डिवाइडर फ्लास्क आपने ऐसे यूज किया हो, ठीक है। अब इस तरफ आपने वो मैग्नीशियम रिबन यूज किया सपोज, ठीक है। यहाँ पे देर इज अ मैग्नीशियम रिबन, और इधर आपने वो HCl का सोल्यूशन सपोज ऐसे लिया हो। तो दिस इज दैट मैग्नीशियम रिबन। याद है इसको हम टिल्ट करते थे, तो इसमें से फिर जो है वो दोनों केमिकल्स आपस में रिएक्ट करेंगे। और हमने इसको जोड़ा था जाकर विद, इसको कलेक्शन ओवर वाटर भी कर सकते थे, याद है, क्योंकि हाइड्रोजन एक इनसॉल्युबल गैस है। तो इसको आप या तो ऐसे कर दो, और यहां से इसको हमने रबर बंग लगाई थी यूं करके। तो हमें इससे फिर क्या होगा कि इस बंग को खोलना नहीं पड़ेगा। तो ये मैं वैसे एक रिकॉल के लिए आपको डायग्राम बता रहा हूँ। तो इस तरह का हमने एक सेटअप किया था। और अगर अब आपने रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करना है तो आप वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड वर्सेस टाइम का भी तो याद आ रहा है ना, कि हमने ये स्पीड ऑफ रिएक्शन में कहाँ पढ़ा था। तो आप इसमें वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड वर्सेस टाइम के साथ भी इसका कनेक्शन बना सकते थे, ठीक है जी। तो ये आपके पास एक इधर से मिसाल के तौर पे ये एक सिरिंज सी हमने यूं लगाई हुई है, ठीक है। तो ये वो गैस सिरिंज होती थी जिसमें हम ना सिर्फ गैस को कलेक्ट करते हैं बल्कि उसका वॉल्यूम कलेक्टेड मेजर भी हो सकता है। और एक आपको इसमें स्टॉप वॉच जो है वो चाहिए होगी, ठीक है। तो एक स्टॉप वॉच भी हमने इसमें लेनी है कि जैसे ये दोनों चीजें रिएक्ट कराएंगे तो टाइम टेकन फॉर हाइड्रोजन टू कलेक्ट, ये हमें चाहिए होगी। तो अब ये वो रिएक्शन, इस तरीके से भी आप स्पीड ऑफ रिएक्शन पढ़ सकते हो। कि देखो ना, ये वो रिएक्शन है जिसमें मैग्नीशियम मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा। तो आप इस टेस्ट ट्यूब को जब टिल्ट करोगे तो एसिड यहां से गिरेगा इसके ऊपर, और इन दोनों का आपस में रिएक्शन शुरू होगा। तो स्टॉप वॉच आप ऑन कर दो, और अब हर 10 सेकंड के बाद आप यहाँ देखते जाओ कि कितना कितना हाइड्रोजन का गैस कलेक्ट होता जा रहा है। तो याद है आप फिर इसमें वो वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड, वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा बनाते थे। ये वो सारी कार्रवाई इधर वो इस तरह से पूछ रहा है आपसे। तो ये है वो एक्सपेरिमेंट, दूसरा तरीका जिससे आप रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ढूंढ सकते हो। तो अब वो कह रहे हैं कि सजेस्ट करो। सवाल ये था, कहता है सजेस्ट अ मेथड व्हिच a student could use to investigate the rate of reaction between magnesium ribbon and dilute hydrochloric acid. तो वो कह रहे हैं कि suggest the apparatus the student could use and the measurements the student should take. तो आप इसमें सिंपली एक तरीका ये कर सकते हो कि apparatus जो है वो क्या यूज किया जाए। देखिए apparatus, अब आप इसमें क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हो ये आपको पता होना चाहिए। कि एक तो आप इसमें गैस सिरिंज, अगर वो वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो गैस रेंज, ताकि वॉल्यूम ऑफ गैस को जो कलेक्ट किया जाए वो देख सके हम, ठीक है जी। और तो गैस रेंज एंड डिवाइडर फ्लास्क, चलो ये भी हम लिख लेते हैं। याद है ना, इसको डिवाइडर फ्लास्क या डिवाइडर ट्यूब कह सकते हैं, ये आप यूज करते हो। तो अब देखो नेक्स्ट में वो कहता है कि अब मेजरमेंट्स क्या क्या लेनी चाहिए। तो मेजरमेंट्स आप इस तजुर्बे में फिर वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड वर्सेस टाइम ये ले सकते हो।
ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एंड टाइम टेकन, ये दोनों आपने जो है वो करनी है। और ऑपरेटस में आप साथ ये भी लिखो कि गैस रेंज, डिवाइडर फ्लास्क एंड स्टॉप वॉच। सॉरी, ये भी तो ज़ाहिर एक ऑपरेटस में ही आती है ना चीज। तो ये आपने तीन चीजें ये कर ली, और आपने जो रीडिंग्स ली वो वॉल्यूम ऑफ गैस और टाइम की रीडिंग, ये आपके पास ऐसे आ गई। तो इस तरह से आपने ये लिया। तो इसको जरा हम देखते हैं कि उसने क्या बोला हुआ है। तो देखिए, इसने कहा कि जी आप एक गैस रेंज वाला मेथड कर लें। ये वो जो मेजरिंग सिलेंडर ओवर वाटर मैंने आपको बताया था वो भी यूज किया जा सकता है, लेकिन चले हम गैस रेंज करते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस और टाइम टेकन, तीसरा मार्क वो कह रहे हैं इस चीज का लो। तो इस तरह आपके पास ये 3 मार्क की डिस्ट्रीब्यूशन ये आ जाएगी। अब वो कह रहा है कि यूज द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 5 टू आंसर दीज क्वेश्चंस। अब वो जो एक्सपेरिमेंट 5 उसने यहाँ पे बोला था, देखिए ये वाला, उसकी ऑब्जर्वेशन से कहता है कि आप कुछ ये सवाल पूछेगा, वो जवाब आपने देने। तो अब उसने सवाल ये पूछा हुआ है आपसे सबसे पहले, कहता है कि यूज द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 5 टू आंसर द क्वेश्चंस। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर्स व्हेन मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मैग्नीशियम रिबन अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है, तो वो कह रहा था देखो टेस्ट ट्यूब बिकम्स हॉट। तो इस रिएक्शन को फिर आप क्या किस टाइप का रिएक्शन बोलोगे कि जब टेस्ट ट्यूब हॉट हो जाए। वैसे तो फर्स्ट प्रायोरिटी में इसको आप कह सकते हो कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर टेस्ट ट्यूब कोल्ड हो जाती तो फिर वो एंडोथर्मिक था, क्योंकि सराउंडिंग से हीट खींच लिया है तो जाहिर है वो ट्यूब सराउंडिंग से इन टच है। बट यहाँ पे तो वो कह रहा है टेस्ट ट्यूब हॉटर फील हो रही है, इसका मतलब है हीट रिलीज हो रही है, तो इसका ट्यूब भी हीट अप होती जाएगी ड्यूरिंग रिएक्शन। तो इसको एक्सोथर्मिक वो कह रहे हैं। वैसे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो रहा है यहाँ पर मेटल और एसिड का, बट वो जो ऑब्जर्वेशनों से बेस करके बात कर रहा है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी में देखिए इसने भी वाकई इधर एक्सोथर्मिक बोला है। वैसे उसने कहा ये रिडॉक्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन मेनली ऑब्जर्वेशनों से आपको बात पूछ रहा है, तो बेहतर है वो बताओ। और इस सारे रिएक्शन में देखो अब जाके वो पूछ रहा है आइडेंटिफाई द गैस प्रोड्यूस्ड। तो मुझे ये बताएं कि इस ऑब्जर्वेशन से रिलेट कर रहा है कि पूछ रहा है ना, तो कौन सी गैस है जो पॉप हो जाती है। पॉप वाला जिक्र आए तो फिर इसका मतलब है कि ये गैस यकीनन हाइड्रोजन ही है। और वैसे भी मैग्नीशियम के साथ जब एसिड रिएक्ट करेगा कोई मेटल, तो वो फिर हाइड्रोजन गैस ही पैदा होनी चाहिए। तो ये हाइड्रोजन। और मैंने आपको बताया था जब वो आइडेंटिफाई करे, नेम बोले तो खाली नाम, फॉर्मूला बोले तो खाली फॉर्मूला, बट जब बोले आइडेंटिफाई तो फिर नाम फॉर्मूला दोनों बेस्ट होता है कि ये लिख लिया करें, ताकि चलें जो भी उसका होगा वो एक्सेप्ट करेगा। तो ये हाइड्रोजन गैस ऐसे करके यूं आ गए। ठीक है जी। अच्छा, अब जो ये जो सवाल था क्वेश्चन नंबर 2, आई होप आपको ये बिल्कुल सही समझ में आ गया। काफी इससे रिकॉल्स भी अब चीजों की आपको मिलती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 पे अब आप सारे जरा देखिए कि थर्ड क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। देखिए इन क्वेश्चन नंबर 3 इट सेज कि, तो क्वेश्चन नंबर 3 में अब आपको देखिए ये सवाल भी बहुत दफा अब डिस्कस हो चुका है, और आई होप आपको अब वो टेबल्स जो गिवन होते हैं वो यूज करने भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आई टोल्ड यू इज अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस एंड गैसेस, और उसके लिए वो जो टेबल्स ऑफ आयंस, फ्लेम टेस्ट, गैसेस सब आपको दिया होगा। वैसे आपको मैंने उसको याद भी कराना सिखाया था, तो वो जरा उस पर भी बेस कर लो। तो बाकी वो जो टेबल में चार्ट में कलर्स वलर्स दिए होंगे उसको आप बेस्ट लेके यूज करें। तो अब देखिए हमने जो 2024 से बैकवर्ड जितने भी अभी तक ईयरलीज किए हैं सारे 1 बाय 1, उन सब में आपने देखा हुआ है कि इस सवाल को बड़ा डिटेल में मैंने डिस्कस भी किया था, और अब आपसे ये इंशाल्लाह होना भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है टू सब्सटेंसेस सॉलिड एल एंड सॉलिड एम वर एनालाइज्ड। सॉलिड एल वाज हाइड्रेटेड अमोनियम सल्फेट। अब देखो इसने ये बात जो की है, कहता है सॉलिड एल हाइड्रेटेड अमोनियम सल्फेट है। हाइड्रेटेड का मतलब है इस अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला तो होगा NH4 होल ट्वाइस SO4। बट अगर ये हाइड्रेटेड है तो इसमें साथ डॉट XH2O, याद है हाइड्रेटेड का मतलब है इसमें साथ कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी मौजूद होगा। अब वो कहता है कि टेस्ट ऑन सॉलिड एल हमने किए। कंप्लीट द एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशंस, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ सॉलिड एल। अब देखो उसने स्टेट तो खुद बता दी। अब अपीयरेंस में वैसे याद है मैंने बताया था कलर और स्टेट दोनों लिखते हैं, लेकिन उसने खुद कह दिया सॉलिड है और अपीयरेंस आपने बतानी। बच्चों वैसे एक बात बताइए कि इस अमोनियम सल्फेट में क्या कोई
कोई ट्रांजिशन एलिमेंट नजर आ रहा है? कोई ट्रांजिशन एलिमेंट, ना नाइट्रोजन ट्रांजिशन है, ना हाइड्रोजन, ना सल्फर, ना ऑक्सीजन। तो जब भी कोई नॉन ट्रांजिशन सॉलिड हो, कि जिसमें कोई ट्रांजिशन एलिमेंट ना हो, तो इसका मतलब है कि उसकी अपीयरेंस फिर हमेशा व्हाइट कलर की ही हुआ करेगी। ठीक है जी। ये बात जहन में रखें कि अगर इसमें कोई ट्रांजिशन एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो फिर इसका कलर व्हाइट ही हुआ करेगा। अब आगे उसने देखो कहा है कि सॉलिड एल वाज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस। सॉलिड एल वाज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस, यानी ये जो आपके पास सॉलिड एल है, हाइड्रेटेड अमोनियम सल्फेट, ठीक है, इसको कहता है दो हिस्सों में इसका सॉलिड पाउडर डिवाइड किया गया। अब द फर्स्ट पोर्शन ऑफ सॉलिड एल वाज हीटेड इन अ हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब। एनी गैस प्रोड्यूस्ड वाज टेस्टेड विद कोबाल्ट 2 क्लोराइड पेपर। अब देखिए, आपको उसने बड़ी सिंपल सी बात की है, आपको बातें अब याद आएंगी कि इस तरह से उसने इस सॉलिड एल को उसने एक हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब यानी बॉइलिंग ट्यूब में डाला। ठीक है, इसको बॉइलिंग ट्यूब में उसने डाला। तो बच्चों, अब वो ये कह रहा है, देखिए आपने ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं। उसने कहा कि सॉलिड एल को दो हिस्सों में डिवाइड किया हमने। अब हमारे पास सपोज ढेर सारा सॉलिड एल पड़ा हुआ था, उसमें से थोड़ा सा लेके हमने एक हार्ड ग्लास यानी टेस्ट ट्यूब, ये बॉइलिंग ट्यूब में डाला, और उसको क्या किया हमने, हीट किया। अब यहां से आप उसको हीट दे रहे हो, जरा समझना। देखो मैंने आपको बताया था इस सवाल में ना छोटी छोटी पिक्चर्स आप जरूर बनाया करें। तो जब आप इसे हीट दोगे, कहता है एनी गैस प्रोड्यूस्ड वाज टेस्टेड विद कोबाल्ट 2 क्लोराइड पेपर। अब याद आ रहा है आपको कि कोबाल्ट 2 क्लोराइड वाली जो स्टोरी आपको एक बताई गई थी, कि कोबाल्ट 2 क्लोराइड का जो पेपर होता है, यानी अब इस पे कोबाल्ट 2 क्लोराइड ऐसे चिपका हुआ है, COCl2। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि उसने कोबाल्ट 2 क्लोराइड वाज टेस्टेड विद कोबाल्ट 2 क्लोराइड पेपर, तो क्या ऑब्जर्वेशंस होंगी? 3 मार्क्स आपको वो इस चीज के दे रहा है। ठीक है जी। तो सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि सॉलिड एल था कौन? सॉलिड एल याद रखिए हाइड्रेटेड अमोनियम सल्फेट था, NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट XH2O। अब मुझे ये बताओ कि जब इस हाइड्रेटेड अमोनियम सल्फेट को आप हीट करोगे, ठीक है जी, इसको हीट करोगे, तो इसमें ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, ये बात काफी दफा देखो डिस्कस पहले भी हुई है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इससे ऐसे निकल के स्टीम की फॉर्म में यूं जाना नहीं शुरू हो जाएगा। और ये जो अपर पार्ट माउथ ऑफ द ट्यूब है, कोल्डर पार्ट्स ऑफ द ट्यूब पे जाके वो पानी जो वेपर्स थे वो कंडेंस नहीं होंगे। तो आपको सबसे पहली ऑब्जर्वेशन तो ये होगी कि हम इसमें कहेंगे कि जी जो पानी इसमें से निकला वो आपको कंडेंसेशन एट द माउथ ऑफ द ट्यूब, याद है ये कंडेंसेशन एट द माउथ ऑफ द ट्यूब, ये आपको होती हुई नजर आएगी, क्योंकि इस हाइड्रेटेड अमोनियम सल्फेट में से ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है ये निकल कर यहां से गया और ऐसे इधर जाके कुछ इधर कंडेंस होगा, और कुछ जाहिर है यहां से निकल के इस कोबाल्ट 2 क्लोराइड पेपर को हिट कर रहा है। अब आपको ये बात बच्चों याद है कि कोबाल्ट 2 क्लोराइड अकेला, जो इधर देखिए, अगर कोबाल्ट 2 क्लोराइड पेपर में कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, जैसे ये सिर्फ इसने कहा था ना कि कोबाल्ट 2 क्लोराइड पेपर है खाली, तो आपको याद है कि हमने पढ़ा था कि COCl2 अलोन इन इस सॉलिड का कलर होता है हमेशा ब्लू, और जब उसके साथ पानी भी जुड़ जाए तो ये जो हाइड्रेटेड कोबाल्ट 2 क्लोराइड है इसका कलर फिर याद है पिंक नहीं होता था। अब ये कलर्स आपको जो है ना याद होने चाहिए ऐसे करके। तो ये कलर्स हमें याद थे कि सिर्फ कोबाल्ट क्लोराइड इज ब्लू, और जब हाइड्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड होता है तो फिर उसका कलर पिंक होता है। तो अब होगा ये कि देखिए, यहां से जब आपने ये सॉलिड अमोनियम, हाइड्रेटेड अमोनियम सल्फेट को हीट करना शुरू किया इधर से सॉलिड एल को, तो इसमें से सबसे पहले तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो सेपरेट होके ऊपर चला जाएगा, और इधर जो है कोल्डर पार्ट्स ऑफ द ट्यूब में थोड़ी कंडेंसेशन भी होगी, तो कंडेंसेशन एट द टॉप माउथ ऑफ द ट्यूब, ये भी एक बड़ा अहम पॉइंट होता है इसमें। और दूसरा, खाली कोबाल्ट क्लोराइड का कलर, इनिशियली इस खाली कोबाल्ट क्लोराइड का कलर जो था दैट विल बी ब्लू, लेकिन जब अब इसके साथ आके ये पानी हिट करेगा
तो ये कोबाल्ट क्लोराइड फिर हाइड्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड नहीं बन जाएगा। तो ये कोबाल्ट क्लोराइड पानी, ये जो पानी इस अमोनियम सल्फेट से निकल रहा है, ये इसको एब्जॉर्ब करेगा और ये खुद बन जाएगा हाइड्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड। तो अब जरा एक मिनट इसमें ये देखिए कि इसमें कंडेंसेशन एट द माउथ ऑफ द ट्यूब होगी, और दूसरा आप इसमें लिखेंगे कि ये जो कोबाल्ट टू क्लोराइड है, कोबाल्ट टू क्लोराइड विल चेंज फ्रॉम, cobalt 2 chloride will change from blue to pink। अब 3 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखो इसमें यही वाली, कि 1 मार्क तो कंडेंसेशन एट द माउथ ऑफ द ट्यूब, और दूसरा कोबाल्ट 2 क्लोराइड विल चेंज फ्रॉम ब्लू टू पिंक, ये कलर चेंज, 1 मार्क इसका, 1 मार्क इसका। तो एक एफर्ट है, देखिए जो आपने इसमें याद रखी हुई है, तो इसलिए वो आपको इधर से इसके मार्क्स दे रहा है। तो जरा आप देखते हैं इसने यहाँ पे, ये तो 3 का पार्ट ए में आंसर मैंने आपको बताया ना कि जब किसी कंपाउंड में कोई वो ना हो, ट्रांजिशन एलिमेंट ना हो, तो वो वाइट सॉलिड ही होता है। अब पहला उसने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी, तो एक देखिए कंडेंसेशन या ड्रॉप्स ऑन द साइड ऑफ द ट्यूब, एक ही बात, और कोबाल्ट 2 क्लोराइड पेपर टर्न्स फ्रॉम ब्लू टू पिंक। तो देखो 1 मार्क कंडेंसेशन का, 1 मार्क ये ब्लू कलर बताने का, एक पिंक बताने का। तो 3 मार्क्स इस तरह से डिवाइडेड है। तो मार्क बाय मार्क आपको ये चीजें सिखाई गई थी कि कैसे इसको हमने करना। अच्छा, अब जरा देखिए उसने ये कहा कि द सेकेंड पोर्शन ऑफ सॉलिड एल। अब देखिए उसने जो सॉलिड एल लिया था उसका सेकेंड पोर्शन, ये आपके पास सेकेंड पोर्शन है इस सॉलिड एल का। ये ध्यान में रखिए, सॉलिड एल जो है दैट इज हाइड्रेटेड अमोनियम सल्फेट, NH4.XH2O, ये हाइड्रेटेड अमोनियम सल्फेट का सेकेंड पार्ट। अब वो ये कह रहा है कि द सेकेंड पोर्शन ऑफ सॉलिड एल वाज एडेड टू डिस्टिल्ड वाटर। अब इसमें हमने डिस्टिल्ड वाटर डाला, ठीक है, ऊपर से हमने इसमें डिस्टिल्ड वाटर डाला, और आपके पास ढेर सारा एक, अब ये जाहिर है अमोनियम सॉल्ट है, तो अमोनियम सॉल्ट तो डिजोल्व हो जाती है। अब जब ये उसने कहा कि जी हमने सेकेंड पोर्शन ऑफ सॉलिड एल जो बचा के रखा हुआ था उसको डिस्टिल्ड वाटर में डाला, द मिक्सचर वाज शेकन टू डिसॉल्व सॉलिड एल एंड फॉर्म सोल्यूशन एल। अब मुझे ये बताइए कि जब आपने इधर से इसको डिसॉल्व कर दिया पानी में, तो आपके पास यहाँ ढेर सारा अब सोल्यूशन एल नहीं बन गया। अब सोल्यूशन एल में जरा मुझे बताइए कि कौन कौन सी कैटाइन और एनाइन आपको दिखाई देगी। अब देखो ये सॉलिड एल अमोनियम और सल्फेट से बना हुआ था, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो पानी में पानी हो जाएगा, लेकिन इस सोल्यूशन में आपके पास अब एक अमोनियम आयन निकल आएगी और एक सल्फेट आयन निकल आएगी। अब आपको बच्चों देखो अमोनियम आयन का भी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट खुद पता भी है, और वो दिए होंगे चार्ट्स आपको एग्जाम में, उधर से भी पता लग सकता है। और सल्फेट आयंस की प्रेजेंस का टेस्ट भी आप सब जानते हो। तो देखिए अमोनियम आयन का टेस्ट तो आपको मैं ओरली रिकॉल करा लेता हूं कि याद है जब किसी सोल्यूशन में अमोनियम आयन की प्रेजेंस चेक करनी हो, तो आपने जब भी देखना हो कि एक सोल्यूशन में अमोनियम आयन प्रेजेंट है, आप उसमें डालते हो ऊपर से NaOH, और उसको आप करते हो यहां से हीट या वार्म जेंटली। तो अगर इसमें अमोनियम आयन वाकई हुए, तो इसमें से अमोनिया गैस इवॉल्व होगी, और वो अमोनिया गैस को आप फिर टेस्ट करते हो यूजिंग अ रेड लिटमस पेपर, जिसको ब्लू कर देता है। और सल्फेट आयंस का टेस्ट में याद है, अगर आप जानना चाहते हो कि एक सोल्यूशन में देर आर सल्फेट आयंस प्रेजेंट, तो व्हाट डू यू डू, आप इसमें यहाँ ऊपर से डालते हो, सल्फेट आयंस का टेस्ट चेक करना हो तो आप इसमें डालते हो, पहले तो यू ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, लेकिन देन फॉलोड बाय असली रिएजेंट इसमें याद है बेरियम नाइट्रेट, या मैंने आपको कहा था कि बेरियम क्लोराइड भी डाला जा सकता है। तो जब आप ये बेरियम नाइट्रेट या बेरियम क्लोराइड डालते हो, तो अगर वाकई में इस सोल्यूशन के अंदर सल्फेट आयन हुए, तो ये बेरियम नाइट्रेट या बेरियम क्लोराइड डालने से इसमें याद है वो वाइट कलर का वाइट पीपीटी क्रिएट होता है, और वो वाइट पीपीटी एक्चुअली बेरियम सल्फेट अंदर क्रिएट हो रहा होता है। इस वजह से हमें पता लग जाता है कि इस सोल्यूशन में सल्फेट आयंस प्रेजेंट थे। याद है? अभी एक क्विक रिकॉल दे रहा हूँ, ये सारा जो सवाल बहुत दफा डिस्कस हो चुका है। तो वो कहता है कि हमने क्या किया कि अब हमारे पास देखो एक सोल्यूशन एल प्रिपेयर हो गया,
वी नो कि सोल्यूशन एल चूंकि अमोनियम सल्फेट का था, तो इसमें अमोनियम आयंस भी हैं और सल्फेट आयंस भी हैं। तो अब सवाल में वो ये कहता है कि द मिक्सचर वाज शेकन टू डिसॉल्व सॉलिड एल टू फॉर्म सोल्यूशन एल। सोल्यूशन एल बन गया। आगे कहता है द सोल्यूशन ऑफ एल वाज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पोर्शंस इन टू टेस्ट ट्यूब्स। तो देखो जो जो कहता जा रहा है मैं तस्वीर बनाता जा रहा हूं। कहता है कि अब आपने इस सोल्यूशन एल को क्या किया, इस सोल्यूशन एल को दो हिस्सों में डिवाइड करके टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। तो जाहिर है एक वो अमोनियम को टेस्ट करना चाह रहा है, एक वो सल्फेट को टेस्ट करना चाह रहा होगा। तो अब ये आपके पास सोल्यूशन एल एक इधर पड़ा हुआ है और एक आपके पास सोल्यूशन एल यहां पड़ा हुआ है। तो अब सवाल ये था कि वो कहता है कि एन एक्सेस of aqueous sodium hydroxide was added to the first portion of solution L. An excess of aqueous sodium hydroxide was added to the first portion of solution L. तो अब आपने यहां पे क्या किया कि इसमें एक्सेस डाली NaOH की, सॉरी पहले उसने एक्सेस शुरू में डाल दी। एक मिनट, किधर गया? An excess of aqueous sodium hydroxide was added to the first portion of solution L. The mixture was heated and the gas produced was tested. तो अब आपको पता है ना कि इसमें अमोनियम आयन मौजूद है। तो अमोनियम आयंस में आप हमेशा इसमें NaOH डालकर, याद है NaOH डालकर आप इधर से उसको वार्म करते हो। तो यही जो मैं रिकॉल आपको दे रहा था, तो वो कह रहा था कि मिक्सचर जब उसमें हमने डाला फर्स्ट पोर्शन ऑफ एल में, तो ये फर्स्ट पोर्शन ऑफ एल में आपने एक्सेस NaOH डाली और उसे वार्म करना शुरू कर दिया। तो ये अमोनियम आयन की प्रेजेंस का टेस्ट है। तो अब वो कह रहा है कि फिर क्या ऑब्जर्वेशन दिखेगी। देखिए वाकई में अगर हमें पता है कि सोल्यूशन एल में अमोनियम आयन जो कि प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली जब आप इसको हीट, तो बच्चों अब आपको पता है कि जब आप सोल्यूशन एल में एक अमोनियम आयन मौजूद होगी, ऊपर से NaOH डालोगे और इधर से हीट करोगे, तो ऑब्वियसली इसमें से निकलेगी। याद है आपको वो टेबल से भी आपको एग्जाम में गिवन होगा, आप अमोनिया गैस इसमें से इवॉल्व होती है। याद है ये वो रिएक्शन था कि अमोनियम का कोई भी कंपाउंड जब किसी एल्कली से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट वाटर एंड अमोनिया बनता है। तो ये वो चीज है। अब अमोनिया गैस रिलीज होगी तो ऑब्जर्वेशंस में आपने क्या वर्ड लिखने थे? आपको याद है वो टेबल ऑफ आयंस का वो चार्ट अगर आप खोल कर देखो, तो जब किसी सोल्यूशन में अमोनियम आयन पड़ा हुआ हो और ऊपर से आप NaOH डाल के वार्म जेंटली करते हो, ये तो टेस्ट था। ऑब्जर्वेशन ये थी उसमें कि अमोनिया इज रिलीज डिटेक्टेड बाय इट्स पंजेंट स्मेल एंड विच चेंजेस डैम्प रेड लिटमस पेपर ब्लू। तो ऑब्जर्वेशंस में हम लिखेंगे कि जी अमोनिया गैस इज रिलीज्ड। ठीक है, वो पूरा ऑब्जर्वेशन का जुमला लिख सकते हैं आप, चार्ट से वो दिया होगा वहां पे आपको एग्जाम में आपसे। तो इन ईयर्स में नहीं दिया होता था, 2023 से ऑनवर्ड गिवन होगा। ठीक है, तो अमोनिया गैस इज रिलीज्ड डिटेक्टेड बाय इट्स पंजेंट स्मेल। ठीक है जी, डिटेक्टेड बाय इट्स पंजेंट स्मेल एंड चेंजेस डैम्प। जब उसको हम ऊपर से लिटमस पेपर रख के, देखो इधर से लिटमस पेपर रख के देखते हैं, तो सिंस अमोनिया इज एन अल्कलाइन गैस, तो BRB, तो हमने याद किया हुआ है उसको, एंड चेंजेस डैम्प रेड लिटमस पेपर ब्लू। तो अमोनिया की प्रेजेंस का टेस्ट इस तरह चेक होता है। तो अमोनिया निकलेगी ही तब जब नीचे अमोनियम सोल्यूशन हो। तो अब उसने 2 मार्क की डिस्ट्रीब्यूशन देखिए क्या की हुई है इसमें। कहता है कोई सी 2 बातें लिखी हुई हो, रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू वाली बात और पंजेंट स्मेल, मैंने तीनों लिख दी हैं। तो चलो आप भी तीनों बातें इसमें यूं लिख सकते हो। ठीक है, तो ये पूरी बात इसमें आ गई। अब कहता है कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड एक्वस बेरियम नाइट्रेट वर एडेड टू द सेकंड पोर्शन ऑफ सोल्यूशन एल। अब ये वो सेकंड पोर्शन ऑफ सोल्यूशन एल था। अब देखो इसमें तो अमोनियम आयन चेक हो गई। अब दूसरी आयन उसमें कौन सी थी, ये देख रहे हो? दूसरी आयन इसमें थी सल्फेट वाली आयन। तो मैंने आपको भी क्या रिकॉल दिया था कि जब भी किसी सोल्यूशन में सल्फेट आयन होगी, तो उसकी प्रेजेंस कंफर्म करने के लिए आप डालते हो इसमें, पहले याद है, यू ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, और असली रिएजेंट फिर आप डालते हो इसमें बेरियम नाइट्रेट। ज्यादातर वो बेरियम नाइट्रेट का जिक्र करता है, या बेरियम क्लोराइड भी डाला जा सकता है। तो फिर क्या होगा कि आपके पास ये इस तरह से चीज आ जाएगी। तो ये वही बात करने लगा इधर कि उस
सेकंड पोर्शन में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाला और फिर बेरियम नाइट्रेट डाला। तो चूंकि हमें पता है कि सोल्यूशन एल में सल्फेट आयन प्रेजेंट है, तो जब आप इसमें डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाल के मेनली फिर इसमें बेरियम नाइट्रेट या बेरियम क्लोराइड डालोगे, तो फिर एकदम यहां जाके आपको याद है कि सल्फेट आयन मौजूद हो तो इसमें व्हाइट पीपीटी फॉर्म हुआ करेगा। वो व्हाइट पीपीटी बेरियम सल्फेट का अंदर बन रहा होता है। तो क्या ऑब्जर्वेशन देखेंगे आप, चूंकि इसमें सल्फेट आयन मौजूद था इस सोल्यूशन एल के अंदर, तो ऑब्जर्वेशन ये होगी कि आप देखोगे कि अ वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है जी, जैसे ही आप उसमें बेरियम नाइट्रेट डालेंगे अ वाइट प्रेसिपिटेट विल फॉर्म। ये आपको ऑब्जर्वेशन इसमें नजर आएगी। तो ये देखिए एक सिंपल सा काम था यार, जैसे आपने इसको पढ़ा हुआ है तो वाइट प्रेसिपिटेट इधर आप यूं लिख लोगे। आप जरा देखिए उसने, ये तो सॉलिड एल के बारे में सारे टेस्ट और ट्रायल्स हो गए ना, लेकिन नाउ व्हाट डज ही से फॉर सॉलिड एम। अब देखो टेस्ट ऑन सॉलिड एम में वो कहता है कि सम ऑफ द टेस्ट्स एंड ऑब्जर्वेशंस आर शोन। तो टेस्ट ऑन सॉलिड एम और उसकी ऑब्जर्वेशंस क्या क्या होंगी जरा ये देखिए। कहता है सॉलिड एम वाज डिसॉल्व्ड इन वाटर, द सॉल्यूशन वाज डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शंस। अब देखो एक सॉलिड एम है, उस सॉलिड एम को उसने क्या किया, चलो हम यूं करते हैं कि एक सॉलिड एम था, उसको उसने डिसॉल्व किया पानी में, ठीक है, और कहता है कि सोल्यूशन जो बना उसको 3 पोर्शंस में डिवाइड किया। तो इधर से उसने इस सोल्यूशन एम को 3 पोर्शंस में डिवाइड किया। तो देखिए इस तरह की ये पिक्चर मेकिंग आप एम्प्टी स्पेसेस में जाके यूं कर सकते हो कि ये अब आपके पास ये सोल्यूशन एम है, ठीक है, 3 हिस्सों में उसने सोल्यूशन एम को डिवाइड किया। अब हर हिस्से के साथ जाहिर है अलग अलग चीज की प्रेजेंस का टेस्ट करेगा। तो अब वो कहता है कि टेस्ट 1 में क्या किया हमने, कहता है एन एक्सेस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज एडेड टू द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द सोल्यूशन। अब देखो हमने पढ़ा था कि आप जब एक्सेस NaOH डालते हो तो NaOH हमेशा डाला जाता है किसी सोल्यूशन में कैटाइंस की प्रेजेंस चेक करने के लिए। याद है ये बात, NaOH इज दैट रिएजेंट। NaOH और एक्वस अमोनिया हमेशा आप डालते हो कैटाइंस की प्रेजेंस चेक करने के लिए, और एनाइन की प्रेजेंस में हर होता है। तो अब इधर वो कह रहे हैं कि हमने पहले वाले पोर्शन में, ये जो पहला पोर्शन था उसमें एक्सेस NaOH डालकर देखा, तो उसका कहता है ऑब्जर्वेशन क्या निकली, एक रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ। तो आपको वो टेबल से याद है ना कि रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट जो है वो किस चीज का बनता है। ये रेडिश ब्राउन पीपीटी बनना इस केस में निशानी है कि सोल्यूशन एम, इसमें लाजमन सोल्यूशन एम कंटेन्स Fe3+ की आयन। याद है रेडिश ब्राउन पीपीटी बनता है Fe3+ की प्रेजेंस बता रही। तो अगर आप किसी सोल्यूशन में NaOH डालें और उसमें रेड ब्राउन पीपीटी बन जाए, तो वो टेबल यूज करना सिखाया था ना कि सोल्यूशन एम का इसमें इसका मतलब है इस सोल्यूशन एम में फिर आपके पास जो है वो यकीनन Fe3 आयंस मौजूद थी। तो रेडिश ब्राउन पीपीटी बनने का मतलब है कि इस एम के अंदर एक तो चीज कंफर्म हो गई कि इसमें Fe3+ की आयन प्रेजेंट है। ये आप ऑब्जर्वेशनों से कंक्लूजन्स पर निकाल रहे हो। आगे वो कहता है कि एन एक्सेस ऑफ एक्वस अमोनिया वाज एडेड टू द सेकंड पोर्शन ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये था सेकंड पोर्शन ऑफ द सॉल्यूशन, तो पहले में तो NaOH डाला, अब उसमें वो कह रहे हैं कि इसमें हमने एक्वस अमोनिया डाला है। तो एक्वस अमोनिया भी याद है आपने पढ़ा था, एक्वस अमोनिया भी कैटाइन की प्रेजेंस चेक करने के लिए डाली जाती है। तो कहता है जब ये डाला तो इस सेकंड पोर्शन में भी रेड ब्राउन पीपीटी क्रिएट हुआ। तो बच्चों इसका मतलब है कि यार ये तो और वेरीफाई हो गया कि सोल्यूशन एम में अब तो गारंटी हो गई कि Fe3 आयन कंफर्म है। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि Fe3, इससे भी हमें डाउट था कि Fe3+ प्रेजेंट है सोल्यूशन, इस कंपाउंड सॉलिड एम में Fe3 मौजूद है।
और अब इस बात से तो कंफर्म हो गया कि Fe3+ कंफर्म हो चुकी है। और अब आ जाओ टेस्ट नंबर 3 में। तो देखो छोटी छोटी पिक्चर्स कितना हेल्प करती हैं। तो कहता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड एक्वस सिल्वर नाइट्रेट वर एडेड टू द थर्ड पोर्शन ऑफ द सोल्यूशन। अच्छा बच्चों, आपको याद है कि फ्यू ड्रॉप्स ऑफ नाइट्रिक एसिड डाल के एक्वस सिल्वर नाइट्रेट, देखिए ये बात तो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, बड़ा फेमस टेस्ट है ये, कि एक्वस सिल्वर नाइट्रेट आप हमेशा डालते हो क्लोराइड आयंस, ब्रोमाइड आयंस या आयोडाइड आयंस की प्रेजेंस चेक करने के लिए सोल्यूशन में। अगर आपके सोल्यूशन में क्लोराइड आयन होगी तो याद है उसमें सिल्वर नाइट्रेट डालने से व्हाइट पीपीटी फॉर्म होगा। अगर सोल्यूशन में आपके ब्रोमाइड आयंस हैं तो फिर सिल्वर नाइट्रेट डालने से आपको इधर क्रीम पीपीटी बनेगा, याद है। और अगर उस सोल्यूशन में आयोडाइड आयंस हुए और आप सिल्वर नाइट्रेट डालोगे तो फिर इसमें बनेगा आपके पास येलो पीपीटी। तो ये कलर्स आपको याद होंगे। तो लेकिन इधर वो क्या कह रहा है कि हमने उस थर्ड पोर्शन में, तो थर्ड पोर्शन कौन था, ये वाला, उसमें कहता है हमने पहले नाइट्रिक एसिड के फ्यू ड्रॉप्स डाले और फिर असल में इसमें डाला सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट अगर आप डाल रहे हो इसमें और कह रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन देखो, कहता है व्हाइट पीपीटी फॉर्म हुआ, तो इसका मतलब है कि अगर इसमें व्हाइट पीपीटी बनता है तो व्हाइट पीपीटी इज अ प्रूफ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच आयंस, क्लोराइड आयंस। इसका मतलब है कि इस सॉलिड एम के अंदर एक आयन Fe3+ थी और अब Cl1- की आयन भी क्या हो चुकी है, कंफर्म हो चुकी है। तो अब वो कह रहे हैं कि जी आइडेंटिफाई करो सॉलिड एम कौन है। तो सीधी सी बात है बच्चों, देखो सॉलिड एम के अंदर आपको एक Fe3 आयन कंफर्म हो गई है और एक आपको Cl1- कंफर्म हो गई है। तो सॉलिड एम की पहचान क्या है, हम बोलेंगे कि दिस इज आयरन 3। तो सॉलिड एम असल में आयरन 3 क्लोराइड था जिसको हम FeCl3 ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर आप इसका आंसर देखो तो वो देखो कह रहा है कि एक तो आयरन 3, तो एक मार्क आयरन 3 का दे रहा है, एक मार्क क्लोराइड का दे रहा है। तो हम भी यहाँ पे देखो ना, आयरन 3 का एक मार्क क्लोराइड का, ऐसे आ जाएगा। तो दिस इज हाउ यू बेसिकली अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 3 लाइक दिस। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये वाला सवाल भी अब बिल्कुल सही समझ में आ चुका होगा। तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों में कहता है, अब क्वेश्चन नंबर 4 इज अगेन अ डिजाइन प्रैक्टिकल। कहता है एजोराइट इज एन ओर ऑफ कॉपर विच, एक ओर का नाम, ठीक है, ये कॉपर की एक ओर है। इसका मतलब है कि इसमें कहता है इट कंटेन्स कॉपर 2 कार्बोनेट। तो देखिए हमारी नॉलेज कॉपर 2 कार्बोनेट को लेकर क्या क्या है कि हमने कोर्स में ये पढ़ा हुआ है कि कॉपर 2 कार्बोनेट का कलर ग्रीन होता है। फिर हमें पता है कि ये कार्बोनेट है तो ये बेसिक इन नेचर होगा। तो अगर ये बेसिक है इन नेचर सो इट रिएक्ट्स विद एसिड्स। ये बात है ना, जरा याद किया करें, बार बार रिकॉल हो जाता है, अच्छा होता है इसमें। तो इट रिएक्ट्स विद एसिड्स अंडरगोइंग, देखिए ये इट रिएक्ट्स विद एसिड्स अंडरगोइंग अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर होगा इनके बीच और सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये जितनी बातें हमें पता है हम सिर्फ वो रिकॉल कर रहे हैं। अब वो कहता है, तो देखो ये मैं वैसे आपको चलो यूं बता देता हूं कि कॉपर 2 कार्बोनेट चूंकि एक मेटल कार्बोनेट है, ये बेसिक इन नेचर होगा, ये रिकॉल्स दे रहा हूं, तो ये हमेशा एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। एक और रिकॉल भी आपने पढ़ा हुआ है कि जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं जब उनको हम
ऐसे हीट से डिकम्पोज करते हैं तो ये बनाते हैं मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये सारी इसके रिकॉल्स हैं जो इसके बारे में हमने पढ़े हुए। अब वो कहता है कि आपको एजोराइट कंटेन्स नो अदर मेटल आयंस, कहता है जी इस ओर में कोई और मेटल आयन नहीं है, सिर्फ कॉपर 2 कार्बोनेट इसके अंदर पड़ा हुआ है और साथ कुछ इंप्योरिटीज होंगी जाहिर। तो अब वो कहता है कि प्लान करो एक एक्सपेरिमेंट टू शो हाउ अ सैंपल ऑफ कॉपर कुड बी obtained from a large lumps of azurite। तो देखो बात बड़ी सीधी सी है कि एजोराइट बेसिकली कॉपर 2 कार्बोनेट को कह लो समझो कह रहा है, और हमने इस कॉपर 2 कार्बोनेट में से एक्सट्रैक्ट करना है प्योर कॉपर। तो अब जरा बताइए कि आपने देखो ये एक एक्सपेरिमेंट बेसिकली, अब देखो रेपिटेशन होना डिजाइन एक्सपेरिमेंट्स की भी स्टार्ट हो चुकी हुई है। तो वो कहता है कि इस सवाल में कहता है योर आंसर शुड इंक्लूड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड, द एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशंस, you are provided with a large lump of azurite and common laboratory chemicals and apparatus। तो बच्चों ये हमने पीछे भी एक किसी ईयरली में भी जो आपने प्रीवियस कंप्लीट वर्जन्स देखे हैं ईयरलीज के, उसमें ये किया हुआ है कहीं ना कहीं हमने इसी तरह का, बट वहां पे कुछ और हमने निकालना था। जैसे आई रिमेंबर वो बिस्मथ 3 ऑक्साइड वाला जो सवाल था, तो ये एक्चुअली इसी टाइप की कुछ 4-5 डिजाइन आते रहते हैं, तो उनको ऐसे स्विच ऑन करता रहता है। तो अब वो कह रहा है कि जी आपने एक एक्सपेरिमेंट प्लान करना है कि कैसे सैंपल ऑफ कॉपर को निकाला जाए, यानी इस एजोराइट कॉपर 2 कार्बोनेट में से आप प्योर कॉपर कैसे अलग करके निकालेंगे। वो कह रहे हैं डिस्क्रिप्शन बताओ, कोई रिएक्शन अगर आप करा रहे हो और उसकी एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन। तो बच्चों सबसे पहले देखिए आपने इसमें ना, मैं आपको एक इसका पूरा प्लान बताता हूं कि आपको कुछ याद आएंगी इससे बातें। देखिए आप सबसे पहले ये करोगे कि आपने एक पेसल एंड मोर्टार के जरिए जब भी कोई और की बात करें ना, तो आपको लार्ज लंप्स दिए हुए ऐसे सॉलिड, उसने कहा था ना कि एजोराइट के, आपको एजोराइट जो कि बेसिकली कॉपर 2 कार्बोनेट है, उस सॉलिड का आपको लार्ज लंप्स दिए हुए हैं। तो आप सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करोगे, आप एक पेसल एंड मोर्टार से उसको क्रश करोगे पाउडर फॉर्म में। पाउडर फॉर्म में इसलिए होता है ताकि रिएक्शन की स्पीड और इफेक्टिवनेस बढ़ जाए। तो आपने सबसे पहले तो इसको क्या किया जी, क्रश किया इन पाउडर्ड फॉर्म। उसके बाद तो पेसल एंड मोर्टार का याद है एक मार्क था पूरा, और क्रश करने का एक मार्क, तो 2 नंबर तो खाली आउट ऑफ 6 इस बात के हो जाएंगे। जब आपके पास ये क्रश्ड कॉपर 2 कार्बोनेट आ गया, तो आप इसे बेसिकली यहां शिफ्ट कर दो, सपोज एक जार या बीकर के अंदर। तो सपोज अब आपके पास ये क्रश्ड एजोराइट ऐसे करके एक पाउडर्ड शक्ल का क्रश्ड एजोराइट ये आपके पास आ गया। तो कॉपर 2 कार्बोनेट एजोराइट एक्चुअली इसको कह रहे हो, ठीक है जी, ठीक है जी। तो एजोराइट जो आपके पास ये आ रहा है, अब इसमें हमने डालना है सबसे पहले कोई ना कोई एक एसिड। अब देखो आपको दिमाग खुद चलना चाहिए कि यार कार्बोनेट्स जो हैं एसिड से रिएक्ट करेंगे, तो उस एसिड का ना कोई नाम दे दो। सपोज फॉर एग्जांपल मैं इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल देता हूं। तो जब मैं इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालूंगा तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे रिएक्शन नंबर 2 क्या होगा। देखिए कॉपर 2 कार्बोनेट जब उसमें H2SO4 या कोई भी एसिड आप डाल दो, जरूरी नहीं है ये H2SO4 ही हो, मैं चले एक रेडली अवेलेबल बात है तो ये कर देता हूँ, HCl डाल सकते हो, नाइट्रिक डाल सकते हो। तो आपको पता ना कि ये मेटल कार्बोनेट है तो ये बेसिक इन नेचर है, और ये एसिड है, तो यहाँ एक परफेक्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। और ये कॉपर का जो 2 आयन है, ये कॉपर 2 आयन सल्फेट से जुड़कर ये बनाएगा कॉपर 2 सल्फेट CuSO4 का एक्वस ब्लू रंग का सोल्यूशन, और साथ प्रोड्यूस होगा H2O एंड CO2 गैस। तो गैस तो इवॉल्व हो जाएगी, लेकिन अब आपके पास जब ये एजराइट सारा रिएक्ट कर जाएगा, तो देखिए ये कॉपर 2 कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक रिएक्ट करके कन्वर्ट हो गए कॉपर 2 सल्फेट और वाटर में। तो अब आपने स्टेप नंबर 3 में क्या करना है कि इस रिजल्टिंग सोल्यूशन को एक बीकर में शिफ्ट किया, ठीक है, या उसी के अंदर वो सपोज वही जो बीकर पिछला यूज कर रहे थे। अब इस बीकर में आपके पास पड़ा हुआ है जी कॉपर 2 सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन। तो इस कॉपर 2 सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन आपके पास पड़ा हुआ है। अब इसमें से ये कॉपर हटवाना है, एंड पे कॉपर एक्सट्रैक्ट करना है ना। तो कुछ याद आ रहा है, देखो ये वही कट कॉपी रिपीटेड सवाल है। तो आप इसमें डिप कर दो कोई ऐसा मेटल जो कॉपर से कैसा हो,
याद है, जो कॉपर से मोर रिएक्टिव हो। तो आप इसमें एक मेटल रॉड डिप कर दो, तो यहां हम फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जरिए इस कॉपर टू सल्फेट में से कॉपर अलग करवाएंगे। तो अ मेटल रॉड विच इज मोर रिएक्टिव दैन कॉपर, ठीक है, तो आपने मोर रिएक्टिव दैन कॉपर रॉड इसमें डिप करना। ठीक है जी, मोर रिएक्टिव दैन कॉपर, इसमें आपने जब डिप किया तो मुझे खुद बताओ, आपको फिर आगे की कहानी पता है कि ये मोर रिएक्टिव। अच्छा, इसमें कोई नाम भी स्पेसिफाई कर, तो अब आपको पता ना, किंग नेपच्यून likely can make all careless zealous fishermen to sell place haddock and cod। तो ये है कॉपर आपके पास, फॉर मेनली इज मर्करी, सिल्वर एंड गोल्ड इज एजी एंड एयू। अब देखो, आपने इस कॉपर से रिएक्टिव कोई भी एक रॉड, मिसाल ये कर लो या ये कर लो या जिंक कर लो, या आप इधर से लेता हूं, ठीक है। तो आप इसमें कोई भी कॉपर से मोर रिएक्टिव रॉड, फॉर एग्जांपल मैं जिंक डाल लेता हूं इसमें। अब यहां से क्या होगा, इसमें रिएक्शन ये होगा कि आपको याद है कि जिंक जब कॉपर टू सल्फेट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा आपके पास जिंक सल्फेट प्लस कॉपर का सॉलिड। तो अब जिंक सल्फेट प्लस कॉपर सॉलिड आपके पास ये बन गया, तो जिंक सल्फेट तो एक्वस बन के सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, और ये रॉड याद है ऐसे ईटन अवे होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस सोल्यूशन में मौजूद कॉपर आयंस, आपको पता ना कि इस सोल्यूशन में मौजूद कॉपर आयंस जो रेडिश पिंक सपोज कॉपर है, वो आकर इस रॉड के गिर्द ऐसे जमा होने शुरू हो जाएगा। तो वो जो किक्ड आउट मेटल होता है वो तो आके उसके गिर्द डिपॉजिट हो जाता है। तो बाद में फिर आप इसको बाहर निकाल के इस कॉपर को आप स्क्रैप ऑफ करके सेपरेट कर सकते हो। तो सी इस तरह से हम करते करते फाइनली पहुंच गए कि कॉपर को हमने कैसे एजराइट से अलग किया। तो ये इसका पूरा एक प्रोसीजर है। तो हम इसको जब लिखेंगे तो पहले हम लिखेंगे जी कि क्रश द एजराइट, यानी ब्रैकेट कॉपर टू कार्बोनेट विद अ पेसल इन अ पेसल एंड मोर्टार, या यूजिंग अ पेसल एंड मोर्टार। फिर हम उसे कहेंगे कि जी शिफ्ट दैट टू अ बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू इट। तो कॉपर टू कार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके कॉपर टू सल्फेट और वाटर बनाएगा, क्योंकि उसने कहा है रिएक्शंस का जिक्र करो। और फिर हम कहेंगे कि जी इस कॉपर टू सल्फेट सोल्यूशन के अंदर हम एक मोर रिएक्टिव मेटल रॉड डालेंगे, और डिस्प्लेसमेंट के थ्रू, आप और भी तरीके हैं लेकिन ये सबसे वो रेडली जो हमने तरीके सीखे हुए ये वही हैं। तो अब देखो, उसने कहा है कि आपने ना इसमें डिस्क्रिप्शंस ऑफ द रिएक्शंस इन्वॉल्व देने हैं और एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशंस भी देनी है। तो अब 6 मार्क्स के लिए सबसे पहले तो मैं, देखिए इसमें अब ये लिखूंगा स्टेप नंबर 1 में कि क्रश, आपने पहला पॉइंट इसमें लिखना है कि क्रश दी एजराइट, जो पूरी ओर थी उसमें जो लंप्स आपको दिए हुए थे ना, उसने कहा था लार्ज लंप्स ऑफ एजराइट दिए हुए, तो क्रश द एजराइट यूजिंग अ पेसल एंड मोर्टर। तो आपने वो जो पेसल एंड मोर्टार था उसको यूज करते हुए आपने इसमें वो करना है। तो देखो, ये इकट्ठे एक ही शॉट में क्रश का मतलब, क्रश का 1 मार्क है और पेसल एंड मोर्टार का 1 मार्क अलग। मार्क्स में देखा करो, इसके 2 मार्क अलग इस तरह देता हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह पैराग्राफ फॉर्म में लिखो, इसको बुलेट पॉइंट्स में ना लिखें, वो मार्क्स खुद इस तरह अंडरलाइन करके आपको वो देता जाएगा। तो इस चीज का देखो, he'll give you 1 mark for this and 1 mark for this। तो ये 2 मार्क्स तो आपके ये हो गए। अब आपने क्या किया था कि उस क्रश चीज को, अब हमने उसमें क्या करना है कि जी के प्लेस द क्रश्ड, तो हम इसमें लिखेंगे कि प्लेस द क्रश्ड एजराइट इन अ बीकर, एजराइट इन अ बीकर एंड ऐड, ठीक है, एंड ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एंड ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू इट। तो क्या होगा कि कॉपर टू कार्बोनेट, अब हम उसको डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिएक्शन बता रहे हैं ऐसे लफ्जों में, इक्वेशन भी लिख सकते हैं लेकिन ऐसे लफ्जों में लिख देते हैं कि वो एजराइट में जो कॉपर टू कार्बोनेट है, कॉपर टू कार्बोनेट विल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, विल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड कन्वर्ट इनटू, ठीक है जी, एंड कन्वर्ट इनटू aqueous
कॉपर 2 सल्फेट। ठीक है, तो वो जो रिएक्शन था नीचे एक्वस कॉपर 2 सल्फेट। अब एक्वस कॉपर 2 सल्फेट में हम क्या करेंगे कि जब वो सोल्यूशन बन जाएगा तो नाउ प्लेस अ मोर रिएक्टिव रॉड, नाउ प्लेस अ मोर रिएक्टिव रॉड देन कॉपर। ठीक है, सीरीज में हम कॉपर से ज्यादा, दैट इज, कोई एक नाम सजेस्ट जरूर किया करो, दैट इज जिंक इनटू एक्वस कॉपर 2 सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है जी, तो वो जो कॉपर 2 सल्फेट का सोल्यूशन बना उसमें हमने एक मोर रिएक्टिव रॉड डिप कर दी, ठीक, इनटू कॉपर 2 सल्फेट सोल्यूशन। नाउ व्हाट, कि अब होगा ये कि द कॉपर in the solution will deposit on the rod as a reddish pink solid। याद है, इसको मैंने कहा था कि अब अपडेट करके इसको ब्राउन भी अक्सर मार्क्स स्कीम में वो कहता है, एज अ रेडिश पिंक सॉलिड या ब्राउन सॉलिड which will be collected या which will be collected later। तो उसको आप हटा दो वहां से फिर। तो थ्रू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने इसको बेसिकली अलग किया। तो देखो ये जो आपने इसमें अब 6 मार्क वो किस किस बात के दे रहा है, जरा देखते हैं उसने कौन कौन से तरीके बताए। मैं सजेशंस काफी दी होंगी उसने। तो देखो इसने इसको ना ऐसे, ये जरा हम यहां से पढ़ लेते हैं इसको, कि यहाँ पे पहला जो मार्क है M1, M1 है कि क्रश, 1 मार्क उसका। दूसरा मार्क यूजिंग सुटेबल मेथड पेसल एंड मोर्टार या हैमर। अब उसने देखो एक तरीका ये वाला बताया, मैंने ये नहीं यूज किया, मैंने यूज किया ऐड डाइल्यूट एसिड वाला, सुटेबल स्ट्रॉन्ग एसिड नेम्ड हो। अब देखो 4 मार्क किस तरह डिवाइडेड है, 1 नंबर इसका, 1 मार्क इसका। और वो कहता है कि प्लेस द क्रश्ड एजोराइट इन अ बीकर एंड ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमने देखो ऐड एसिड की बात और नाम भी उसका दिया हुआ है, तो ये 2 मार्क इकट्ठे ये आ गए, 4 मार्क हो गए। फिर उसने कहा था कि देखो या तो इलेक्ट्रोलिसिस वाला तरीका, फिर मैंने ये भी नहीं लिखा, मैंने लिखा कि ऐड आयरन जिंक या मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का रॉड, मोर रिएक्टिव रॉड। तो इसमें देखो हमने मोर रिएक्टिव रॉड दैट इज जिंक का जिक्र किया, ये 5th मार्क आ गया। और फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ और उसका जो है वो इसमें, तो इसका जिक्र आप जरूर कर दें कि द कॉपर इन द सोल्यूशन। देखिए इसको थोड़ा सा मैं जरा अपडेट करता हूँ। द कॉपर इन द सोल्यूशन विल डिपॉजिट ऑन द रॉड एज अ रेडिश पिंक सॉलिड व्हिच विल बी, इसको आप यूं कर दें, इस व्हिच विल बी कलेक्टेड के बजाय इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का वर्ड का जिक्र जरूर करें। तो द कॉपर इन द सोल्यूशन विल बी डिपॉजिट ऑन द रॉड एज अ रेडिश पिंक या ब्राउन सॉलिड थ्रू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि 1 मार्क उसने इस लफ्ज को लगाने का भी दिया हुआ। तो थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो देखो फिर हमें आइंदा याद रहेगा कि चूंकि उसने कहा था ना डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिएक्शंस इन्वॉल्व, तो ये फिर आपने इसमें डिस्क्रिप्शंस देनी है। तो 5 मार्क्स इसमें इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मार्क था। तो अब देखो ये जितनी हाईलाइटिंग्स हुई हुई है, 1 मार्क ये, दूसरा ये, और तीसरा ऐड एसिड का और नाम के साथ, ये 2 मार्क्स हैं पूरे। ये ऐड एसिड 1 नंबर है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक का नाम देना दूसरा, तो 4 मार्क्स तो सिर्फ यहां तक हो गए। और फिर 5वां मार्क था कि ऐड मोर रिएक्टिव रॉड दैट इज जिंक। तो फिर कॉपर का वो जो रेडिश पिंक उधर उसने जिक्र बताया हुआ ना, तो रेडिश पिंक वाले का भी नंबर है। तो रेडिश पिंक या ब्राउन सॉलिड उसके गिर डिपॉजिट होगा थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस तरह ना वो आपके आंसर्स में जवाबों को वो ढूंढ लेता है। तो यहां तक बच्चों आपका डिजाइन एक्सपेरिमेंट और ये 2019 का पेपर भी फुली डिस्कस्ड है। आई होप इट हेल्प्स यू इन रिवाइजिंग द होल कॉन्सेप्ट। तो इसको जरा फिर आप लाजमन देख लीजिएगा। थैंक यू, इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर में मिलते हैं।